अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। हर रोज हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, नई नई बातें शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपको बताते हैं। थोड़ी सी चीजें ऐसी होती है जिससे आवाम घबरा जाती है, लेकिन फिर ऐसी खबरें भी आती है कि घबराना नहीं है, चाहे इम्कान है, चाहे इम्कान नहीं, है। आज महक असलम एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई है जी। क्या खबर वो? मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का क्या बात है। तालियां बजाइए जी, आज तालियां बजाइए क्योंकि महक ने पहली खबर दी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा अच्छी। जाहिर है महंगाई के मारे, महंगाई के सताए अवाम, और हर वक्त हम खबर क्या शेयर करते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, चीजें महंगी हो रही है, लेकिन अब हो रही है जनाब इंशाल्लाह बिजली सस्ती होने वाली है। और IPPs के साथ नजरसानी मुआहदों में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और निजी पावर प्लांट्स मुनाफा 4% तक कम करने पर रजामंद भी हो गए हैं। बिजली टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी होगी इंशाल्लाह। अच्छा मेरे कप्तान, नहीं इंशाल्लाह होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपको याद है हुकूमत अक्सर ये कहती है कि माजी में किए गए मुआहिदों का खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़े। तो ये जो मुआहिदे पे नजरसानी हो रही है, इसकी वजह से ये मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हमेशा पीटीआई गवर्नमेंट एक बात कहती है ना कि जो माजी में गलतियां हो गई हैं, अब सुधारने की हमने कोशिश उसका ज़ाला बहुत भुगत लिया, ठीक है, उसका खुमियाजा हमने भुगत लिया। अब हम सुधार ला रहे हैं जिसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये वक्त लग रहा है कि चलें, अगर 2 रुपए या कुछ पैसे भी सस्ती हो जाती है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपने एक स्टेप लिया है कि उन मुआहिदों पर नजरसानी हो रही है, बड़े ब्रेक थ्रू सामने आ रहे हैं। क्योंकि और बहुत से मुआहिदे ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है, पड़ रहा है। तो इन मुआहिदों की नजरसानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज वन गुड स्टेप विच पीटीआई गवर्नमेंट हैज टेकन। चलें जी, ये तो हमने अच्छी खबर शेयर की। एक और अच्छी खबर हमारे पास ये भी है कि हम अपने दिफा को किस कदर मजबूत कर रहे हैं। समंदरों, फजाओं और खुश्की पर मुल्क के निगहबानों का जिस तरह से राज है हम सब जानते हैं। लैंड टू लैंड यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का तजुर्बा कामयाब हुआ है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक एटमी और रिवायती वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी गई है। जबरदस्त जी, हमने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाया है। पाकिस्तान के दिफाई शोबे में एक और चीज का इजाफा हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिफा की बात कर लेते हैं। दिफा फेल हो गया किसी का, दिफा फेल हो गया, लेकिन वो किसका हुआ है? मुहाफिज हमारे पुलिस भाई भी होते हैं, तो उनके साथ हुआ ये कि नॉर्थ कराची में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने सादा लिबास पुलिस एहलकारों से मोटरसाइकिल छीनी। इन लोग सादा लिबास में थे, अगर वर्दी में होते तो ना छीनते। जी जी, सही बात। वर्दी का रोब होता है, वर्दी का रोब इसमें होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि सादा लिबास में लूटने वालों को पता नहीं था कि जिनको वो लूट रहे हैं वो पुलिस वाले हैं। वो पुलिस वाले थे जनाब जो कि लुट गए। फरवरी के 3 दिन की अगर हम बात कर लें, क्योंकि आज है जनाब 4 फरवरी, और पिछले 3 दिनों में जो लूटा मारी हुई है कराची में, अगर हम इसके स्टैट्स आपके सामने रखें तो जनाब 250 से ज़ायद कराची के शहरी ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों लुट चुके हैं। किसी का मोबाइल फ़ोन, किसी का पर्स, दीगर सामान, कोई बैंक से निकलता है पैसे निकाल के। तो इस तरह बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए और ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के वाक़यात हमने शेयर किया। जब हम कराची की बात करते हैं इस लिहाज से, तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, पुलिस इकदाम कर रही है, लेकिन कहते हैं जब अपने ऊपर आती है तो पता चलता है। हो सकता है कि जी अब कुछ बेहतर इकदाम हो जाए। ये जो रेशो है ये हो गया। मैं पूछना है कि भाई अपने आप ने रिकवर कर लिए, हमारे जो इतने अरसे से लुट रहे हैं उनका क्या होगा? जो बेचारे चौक चौराहों पर खौफ के मारे रात को नहीं निकलते और कहते हैं कि जी फलानी जगह पे चौक चौराहे भी अब तो महंगी दूर की बात लगती है। अब तो देखिए, आप घर के बाहर खड़े होते हैं तो लुट जाते हैं, आप बैंक के बाहर खड़े हैं जहाँ CCTV कैमरास इंस्टॉल है वहाँ लुट जाते हैं। आप इशारे पर जब रुकते हैं कुछ देर को तो कोई ना कोई आता है, गन दिखाता है और लूट के चला जाता है। एट द सेम टाइम फिर मैं पूछूंगा महक आपसे एक सवाल जो कि पहले भी पूछ चुका है। कुछ सरसा पहले आप गई थी, जो स्केटिंग करती पुलिस एहलकार तैयार हो रही थी, वो तैयारी कितने पहुंची? अच्छा, वो उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी तैयारी बाकी रह गई है, तो मेरा ख्याल है इन पुलिस वालों को भी तैयार करो। हाँ, इनको भी तैयार, ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए ना कि ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। अच्छा जी, एक और खबर है, बड़े शहर जोन सा मर्जी हो जाए, वो कराची हो या लाहौर हो, गली मोहल्लों में मिनरल वाटर के नाम पर सेहत के लिए नुकसानी फरोख्त किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी में इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन का सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी सामने, और होनी भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। और जब पानी आप ख़रीद कर पी रहे हो और ये आपको बताया जाए कि ये ब्रांडेड पानी है जनाब, और ब्रांडेड पानी के नाम पे आपको धोखा दिया जाए, तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, आवाम की सेहत को नुकसान पहुँच रहा है।
गली मोहल्लों में ऐसे ना बोतलें भरना शुरू कर दे। मेरे अब्बू मुझे हमेशा कहते हैं ये जो तुम कहते हो ना कि अच्छा ये वाली बोतल है ना मिनरल वाटर ये वाली लेनी है, तो वो कहते हैं बेटा ये बाहर से भर के इसमें कोई अलग बात नहीं तो होना ये चाहिए, टाइम टू टाइम चेक किया जाना चाहिए and कि वो balance पानी रखना जो है वो कौन सा है। रैंडम चेक करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। सेम गोज फॉर द मिल्क एज वेल, इसको भी चेक करना चाहिए। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर ये है कि अगर आप जॉन सीना के फ़ैन हैं तो ज़रा खुश हो जाइए कि जॉन सीना आने वाले हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानी रिंग में WWE का किंग जॉन सीना एक्शन दिखाने के लिए तैयार है। अमेरिकी रेसलर इसी साल यानी 2021 में जुलाई का वो मंथ है जब वो आएंगे पाकिस्तान। कराची भी आएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। देखते हैं ज़्यादा अच्छा शहर कौन सा उनको लगता है। एक्शन दिखाएंगे भरपूर और डेफिनेटली फैंस कर रहे हैं उनका बेसब्री से अब इंतज़ार। और आपको पसंद है? मुझे पसंद है। अच्छी बात है, जब ये आएंगे तो आप भी जाएगा मिलने के लिए, मुक्का लेकिन खान- अकेले जाइएगा। ठीक है, अकेले जाएगा और मिल के आएगा। एक दो को सुनने नहीं हम इंशाल्लाह उन्हें स्टूडियो बुलाएंगे। इंशाल्लाह। चले ये भी बेहतरीन है। और जब ये रिंग के किंग यहाँ होंगे तो फिर हम बिल्कुल जो है ना हम बिल्कुल लाइव फाइट दिखाएंगे आपकी और उनकी। नहीं ऐसा कोई सीन होने नहीं वाला। आगे बढ़ते जनाब, एक ऐसी आपको खबर देते हैं कि हम हमेशा भारतीय अदाकारों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा शायद जो एहतजाज है जो उनके मुल्क में इस वक्त मामला चल रहा है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक भारत के जो किसान भाई हैं वो काफ़ी अरसे से सड़कों पे हमें नजर आ रहे हैं। उनका जो मुजाहरा है, जो उनका एहतजाज है, जिनको उनका गम और गुस्सा है, वो तीसरे माह में दाखिल हो गया है। भारतीय किसान ने जो ये कानून था उसको अपनी जूती की नोक पे रखा है। किसान को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सड़कों पर कील कांटे बिछा दिए। इसके अलावा हमने देखा कि लोगों को प्लांट किया गया, पुलिस को इजाजत दी गई कि आप गोलियां चला सकते हैं, आंसू गैस शल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट ये हुई है जनाब कि अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये अब मामला कुछ इस तरह से हो गया है कि जो वेस्ट के सेलिब्रिटीज़ हैं अब लगता है कि उनका मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने अपने सेलिब्रिटीज़ को पुश किया है, पंप किया है कि आप इनका मुकाबला करें, बिकॉज अमेरिकी गुलकार रेहाना, इसके अलावा और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं वेस्ट के जिन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया है इस एहतजाज को, किसानों का साथ देते वो दिखाई दे रहे हैं। वो ट्वीट्स कर रहे हैं लेकिन वो ट्वीट्स मोदी जी को भा नहीं रही। इवन उनके पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद हुआ ये कंगना रनावत हों, विराट कोहली हों, इन्होंने ये कहा कि ये मुत्तहिद रहने का वक्त है। वो दहशतगर्द कह रहे हैं किसानों को। बेसिकली वो मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं उन सेलिब्रिटीज से जिन्होंने बेसिकली साथ दिया है किसानों का, जिन्होंने साथ दिया है उस गरीब का, जिन्होंने साथ दिया उसका जो अपने हक के लिए बाहर निकला है, जिसने साथ दिया उसका जो कि कहता है कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है और वो कब से बाहर सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं वो टस से मस होने को तैयार। और दूसरी बात जितनी जगहसाई हो चुकी है ना भारत की किसानों को लेके और किसानों के इस एहतजाज को लेके, मेरे ख्याल से कि अब अक्ल आ जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आपके किसान भाई इस तरह से सड़कों पे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी मईशत कितनी बुरी तरह से तबाह हो रही है। ये ज़ाहिर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट, बहुत बड़ी बैकबोन होता है, स्पेशली ऐसे ममालिक का जिस तरह इंडिया, इवन फॉर पाकिस्तान एज वेल। दैट्स व्हाई इन पाकिस्तान हम किसानों को सपोर्ट करते हैं। हम किसानों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जिससे किसानों का इस्तेहसाल ना हो, जिससे किसान खुशहाल हो। लेकिन वहाँ पर इसका ऑपोजिट है, वहाँ खुशहाली नहीं, इस्तेहसाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं किसान ड्यू टू मोदी जी। अच्छा, जब हम बात करें कि सेलिब्रिटीज़ यानी उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया जो यहाँ पर किसान है, इंडिया में जो किसान एहतजाज करें, और उसके बाद जो जवाब वहाँ से आ रहा है कंगना रनावत हों, विराट कोहली और दीगर सेलिब्रिटीज़ हों, जिस तरीके से वो उसको कहना चाहिए काउंटर करते दिखाई। कितनी गलत बात है ना कि देखिए, अगर आपके किसान भाई एहतजाज के लिए आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उन्हें दहशतगर्द ना कहें, क्योंकि ये वो किसान है जो ना सिर्फ भारत के पंजाब बल्कि भारत के हर शहर से इस वक्त मौजूद है। और जब इनके लिए एक मुनज़्ज़म साजी की जाती है कि आपने इन पे गोलियां बरसानी है, आपने इनको रोकना, चाहे कोई भी हरबा आजमाया जाए, तो फिर यकीनन मुश्तिल तो होते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, चाहे किसान हो या किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले। पुराना एहतजाज था लेकिन उसको इन्होंने जिस तरह से मुश्तिल किया वो सब हम देखते आए, हम इसे रिपोर्ट करते हैं। ये तो बात हम करते हैं इंडिया की। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के सूबे सिंध की बात कर लेते हैं, जहाँ पर ये फैसला किया गया कि जो मज़ारात हैं उनको अब खोल दिया जाए, बट विद SOPs। ज़ायरीन के लिए इन मज़ारात को खोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कराची। छोटे बड़े मज़ारात इनको अब खोल दिया गया है, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि SOPs पर क्या अमल दरामद हो रहा है, और एट द सेम टाइम क्या ये अमल दरामद कराना आसान है? क्योंकि मज़ारात की सिर्फ बात नहीं है जनाब, पूरे शहर में आप देख लें कहीं SOPs पर अमल दरामद हो नहीं रहा। स्कूल्स में नज़र आता है, बैंक्स में नज़र आता है, इसी तरह कुछ और इदारों में नज़र आता है, बट मज़ारात में मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। क्या ये हो रहा है? हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी
क्लिफ्टन पर वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन उन्होंने देखी। कोरोना वायरस के बढ़ने के खदशे के पेश नज़र शहर के तमाम मज़ारात को बंद कर दिया गया था। 2 माह के बाद अब मज़ारात को दोबारा खोला गया है। यहाँ पर ज़ायरीन कितने खुश हैं और मज़ारात में क्या इंतजामात हैं, चलें आपको दिखाते हैं। मज़ार में SOP का खास ख्याल रखा जा रहा है। किसी भी ज़ायर को ज़ियारत के बाद यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं। मज़ार अब खुले हैं तो यहाँ पर ज़ायरीन को हाज़िरी देकर कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करनी चाहिए और बेशक बुजुर्ग हमारी दुआएं सुनते हैं। अच्छी बात यह कि SOPs फॉलो कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर ना, तो अगर ये फॉलो होते रहें तो फिर मज़ारात बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तकरीबन 60-70 लाख रुपए नुकसान हमारा हो गया। 600 से ज़्यादा बंदे इधर के वो बेरोज़गार थे, अभी वो माशाल्लाह उसको रोज़गार मिल गया। मज़ारात खुलने से ना सिर्फ ज़ायरीन बल्कि ये दुकानदार भी बहुत खुश हैं। कहते हैं कि 2 महीने बाद उनका कारोबार बहाल हुआ है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। ठीक है, चलें, ये तो कराची की बात हो गई थी। महकमा औकाफ सिंध ने जाम शोरों में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया है। जैसे कि हम सिंध के दीगर शहरों में जो मज़ारात कायम हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ से जुहेब सोलंगी ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को बिलाकर 2.5 माह बाद SOPs के तहत ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि दरगाह खुलते ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर हाज़िरी के लिए पहुँच रही है। ये इस वक्त अंदर चलते और जानते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। अच्छा रश हो रहा है, धमाल चल रहा है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया, जो मिनिस्टर है औकाफ खाते के सुहेल अनवर साहब ने ऐलान किया कि सुबह से दरगाहें सारी खुली जाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून मिला। हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद हसन अली शाह खचदरनी वाले हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है सवाल। सर, कोरोना वायरस के बायस जो है वो दरगाह 2.5 महीने तक बंद थी, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, दरबार के सिलसिले में तो हमने 700 सालों से कभी नहीं देखा कि दरबार ऐसी तरह बंद हो, मगर ये मोहलक मर्ज ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये दरबार हुई। इस वक्त हम 7 की मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि वो दरगाह खुलने पर कितना खुश हैं। यहाँ पे सन्नाटा लगा पड़ा था, अभी देखो ना पहली लहर हुई थी उसमें ही हमारे जो है ना बकाया थे बिल के वगैरह, वही हम जो है पेड नहीं कर सके। 7 के दुकानदारों की आपने बातचीत सुनी। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 माह से कलंदर लाल शहबाज की मज़ार बंद थी, जिसके बाद जो उनका कारोबार है वो ठप होकर रह गया था। अब जो है वो दरगाह खुलने के बाद उन्हें उम्मीद जाहिर हुई है कि उनका कारोबार जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। जी ठीक है, मकली का रुख करते हैं जहां पर अब्दुल्ला शाह साहबी दरगाह भी खुल गई है ज़ायरीन के लिए। यकीनन ज़ायरीन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जिसके पीर मुरीद हैं, एक लंबे अरसे से वो दरगाह बंद हो, जब उसका खुल जाना तो शहरियों के लिए जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है SOPs पर अमल दरामद करवाना। कितनी सख्ती है यहाँ पर, ज़ुहैर अली हमें बताएंगे। वबा के बाद सिंध के तमाम मज़ारात बंद कर दिए गए थे, तो आज 2 माह 10 दिन के बाद तारीखी मकली कब्रिस्तान के अंदर अब्दुल्ला शाह साहबी का मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खलीफा अब्दुल्ला शाह साहबी के मुनीर अहमद साहब से। आइए उनसे पूछते हैं कि मज़ार को किस SOPs के तहत जो है आने वाले ज़ायरीन को खोला गया है उनके लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि यहाँ पे जो मज़ारात खोले गए हैं आज SOP के तहत, तो क्या हुकूमत की जानिब से SOPs तैयार की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन जो है अभी जो दरबार आज सुबह 5 बजे फजर के टाइम पे खुला है। कल मैनेजर औकाफ जो है मोहम्मद नवाज़ पठान, उन्होंने मुझसे बात की थी, तो 8 बजे का टाइम रखा था, लेकिन मैंने उनको रात को फ़ोन पे बता दिया कि आप जो है फजर नमाज के टाइम पे दरबार खोल दिए। और जो औकाफ की तरफ से जो SOP के हवाले से जो है मास्क तमाम वो जो है वो बहुत लाजमी है पहन के आना है सब ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं दरबारों पे। यहाँ पर जो है औकाफ की तरफ से जो साइंस वगैरह जो है सोशल डिस्टेंस के हवाले से वो भी रखा गया है यहाँ पर, और सैनिटाइज़र गेट वगैरह ये भी सारे रखे हुए। मैं बड़ा जो है मशकूर हूँ मिनिस्टर औकाफ और मैनेजर औकाफ और चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का, जिन्होंने जो है SOP के तहत दरबार खोली है। इस
इस वक्त मेरे साथ यहाँ से कराची और दीगर इलाकों से यहाँ पे मज़ार पे आने वाले ज़ायरीन मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि काफ़ी अर्से के बाद जो ये दरबार पे हाज़िरी दी है, इनके तासुरात जानते हैं। हमें तो अल्लाह का करम में सबसे बड़ी मज़ार की खुशी है। सरकार का दर खुल गया दरबार का, SOP से तहत हम चला रहे मज़ार का काम। अभी इस वजह से सामाजिक तरीके से, और 2 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए थे, कोई सिला नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, खाली बैठे हुए थे ऐसे ही। अल्लाह का करम है, बड़ा लाख लाख का शुक्र है। अभी सरकार का दर खुल गया, इस टाइम पे ये खुशी है बहुत। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मामला उसका जिक्र करते हैं। गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले जब बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं और उसके बाद वापस अपने मुल्क जाते नहीं हैं, और जो उनका अपना मुल्क होता है वो बुलाता ही रह जाता है। समझ तो आप गए कि मैं किस मामले की बात करने वाला हूँ, कि कोई शख्स जुर्म करता है, वहाँ की अदालतें उसे मुजरिम ठहराती हैं, लेकिन वो उस मुल्क में ना रहे तो फिर होता क्या है। अच्छा, ऐसे ही कुछ मामला ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी इस मामले में बात करता है कि बहुत से लोग, बहुत से पॉलिटिशियंस यहाँ से पैसा लूट कर बाहर चले जाते हैं, अदालतें उन्हें अब्सकॉन्डर करार देती हैं, लेकिन वापस वो आते नहीं हैं। फिर वो ज़ाहिर है मामलात होते हैं, मेडिकल के भी मामलात दूसरे भी होते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया की अगर हम बात कर लें, और चूँकि हमारे दरमियान कोई ट्रीटी नहीं है, इसलिए हम ऐसा कोई मुजरिम वापस ला नहीं सकते। और अब हो ये रहा है कि पेशरफ्त हुई है और कहा यह जा रहा है कि हम बड़ा क्लोज़ हैं कि अब पाकिस्तान और यूके के दरमियान ये मुआहिदा हो जाएगा। और यूके के ऑलरेडी तकरीबन 99-100 ममालिक के साथ ये मुआहिदे हैं और पाकिस्तान भी अब उनका हिस्सा बनने वाला है। तो मामला ये है कि सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मुआहिदे के बाद नवाज शरीफ और इसहाक डार और इसके साथ साथ बानी MKM को फौरी पाकिस्तान वापस लाना क्या मुमकिन होगा? और ये वो अहम सवालात है जिनका जवाब मिलना अब ज़रूरी है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी अवाम इंतज़ार कर रही है। हमने देखा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान 12 ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन जब इन लोगों की बात होती है तो फिर सवाल ये होता है कि कैसे बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन अब जो ये मुआहिदा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक होगा, इस मुआहिदे की क्या समरात होंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। गरीब ममालिकों जो बड़े लूट कर बड़े ममालिक में बैठ जाते हैं, उन बड़ों की वापसी एक बड़ा सवाल बन जाती है जब उनकी वापसी नहीं होती। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सिर्फ ये वाज़ेह कीजिएगा कि अगर इस मुआहिदे पर इसी माह में दस्तखत हो जाते हैं तो फिर कितने अरसे में इस पर अमल दरामद शुरू होगा? क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज़ का इंतज़ार करें, जो 12 PTI हुकूमत इस चीज़ का दावा करती है कि नवाज शरीफ को वापस हर सूरत में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ ज़रा इसको वाज़ेह कीजिएगा। ये देखें, ये तो मुआहिदों में लिखा होता है कि कब से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, और अमल दरामद की वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई डेट भी होगी। बाज़ औक़ात फौरी तौर पे अमल दरामद शुरू हो जाता है। अब मुआहिदे का इतलाक़ तो हो गया, उसके बाद जो आगे प्रोसीजर है उसको यकीनी तौर पे फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर मुलज़मान की हवालगी का मुआहिदा हो जाता है, जिसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं, तो फिर उसका एक प्रोसेस है। वहाँ की जो अदालत है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, और वो उसको रिव्यू करने के बाद उसको भिजवा सकती है। ये जितनी जल्दी मुआहिदा होगा और जितनी जल्दी हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए दरख्वास्त देगी, उतनी जल्दी इसके ऊपर अमल दरामद। अच्छा खालिद साहब, चूंकि माजी में भी बहुत कोशिश की गई है कि ऐसे मुआहिदे, और हमेशा यूके की तरफ से कहा गया कि अगर पॉलिटिकली मूव्ड केसेस होंगे तो फिर हम इस मामले को नहीं देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं नवाज शरीफ साहब की, अगर मैं बात करूं इसहाक डार साहब की, ज़रा पॉलिटिशियंस हैं, क्या इस मुआहिदे के बाद अगर ये हो जाता है तो वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं रहेगी इन लोगों के लिए? अब ये मुआहिदे की जो शराइत हैं उनके ऊपर पता चलेगा, और इस वक्त जो हुकूमत की सारी कोशिशें हैं, आज से नहीं है बल्कि जिस दिन से मौजूदा हुकूमत आई है उस दिन के बाद से उनका कहना यह था कि हम उनको वापस लाएंगे जो भी बैरून मुल्क। उस वक्त नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ जब गए हैं और उसके बाद उनके वहाँ पे इलाज का जो मामला था उसके हवाले से जो रियायत दी गई थी उसको भी हुकूमत ख़त्म कर चुकी है, और उनकी जो बेल थी उसकी कैंसिलेशन का मामला भी हो चुका है, बल्कि अब तो वो उनको इश्तहारी करार दिया जा चुका है। तो इस सारे मामले में जो है वो कंसिडरेशन बुनियादी तौर पे है ही नवाज शरीफ है, उसके अलावा इसहाक डार हैं या शरीफ फैमिली के कुछ और लोग, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हैं, शहबाज शरीफ के दामाद हैं। इनको वापस लाने के लिए स्पेसिफिकली है तो एफर्ट्स इसलिए, और हुकूमत का जो है वो उसके ऊपर दबाव भी इसी बात का है कि वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम है या उनको सज़ा मिल चुकी है कि उन्होंने कौमी ख़जाना लूटा है, उनको वापस दिया जाए।
तो फिर उसमें देखना ये होगा कि क्या कंसिडरेशन है, क्योंकि बरतानिया के साथ अगर हवालगी का मायदा हो तो उसमें कम अज़ कम 10 ऐसे एग्जम्पशंस हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। 10 एग्जम्पशंस हैं जिसमें हवालगी का मामला जो है ना वो रुक सकता है, अदालत उनको रिलीफ दे सकती है। और उसमें उसके अलावा एक और एंगल है, और वो ये है कि क्या कोई ह्यूमन राइट्स का मामला है। ऐसा समझते हैं कि अगर उसको हवाले कर दिया जाएगा तो उस शख्स का जो कोई बुनियादी हुकूक हैं वो किसी तरह से मुतासर होते हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब के केस में देखा जाए तो उनका तो कहना ही ये है कि मेरा अभी इलाज यहाँ पे नहीं हो सका, मेरा इलाज मुकम्मल होगा तो मैं जाऊंगा। और फिर एक विक्टिमाइजेशन वाली बात जो है वो भी बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो 2019 में बिल्कुल एक जो उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलकर, उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक्स्ट्रेडिशन है उसकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। और अब ये मुमकिन है कि वहाँ की अदालतों में नवाज शरीफ या इसहाक डार जो हैं इस बात को इस्टेब्लिश कर दें कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए वापस ले जाया जा रहा है, तो फिर उस सूरत में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर स्मूथ मामला हो तो फिर सीधे सीधे जो शराइत हैं और उनमें अगर उन 10 शराइत में से किसी का कोई इतलाक़ नहीं होता जो कि उन्होंने रुकावट के तौर पर रखी हुई है अपने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में, तो फिर उनकी वापसी मुमकिन हो सकती है। ठीक खालिद साहब, अगर किसी शख्स ने बरतानिया में सियासी पनाह ले रखी हो तो क्या इसको भी बासानी हम वापस ला सकते हैं? इसको बासानी वापस लाया जा सकता है? क्योंकि पहले तो बड़ी बातें होती थी कि वापस ले आएंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें होती थी, कुछ अमल नहीं होता था। तो ज़रा ये भी चीज़ वाज़ेह कीजिएगा। लेकिन ये सियासी पनाह जो है उसका तो मकसद ये होता है कि वो किसी विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ अपने आप को वो साबित करता है कि उसकी जान को ख़तरा है या उसकी अमलाक को ख़तरा है या उसकी आज़ादी को ख़तरा है, तो इस वजह से वो वहाँ पहुँच के सियासी पनाह लेना चाह रहा है। लेकिन एक बात थोड़ी सी जो है ना वाज़ेह रहनी चाहिए कि सियासी पनाह का जो बुनियादी जो शर्त है, जो तरीक़ेकार वहाँ पे होता है वो ये कि व्हेन एवर यू लैंड टू दैट कंट्री तो वहाँ पे आपको फौरी तौर पे उसकी कोई दरख्वास्त देनी होती है। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब का मामला ये है कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो वहाँ पे मुकीम है, इलाज के नाम पे गए होंगे। आप देखना होगा कि जो बरतानी कानून है उसमें उनको सियासी पनाह की उस अंदाज में गुंजाइश मिलती है या नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस बात को अफोर्ड कर सकेंगे कि वो सियासी पनाह का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल करके और वहाँ पे अगर वो अपने आप को वहाँ पे मुकीम कर लेते हैं तो फिर वो पॉलिटिकली यहाँ पे वो जो उनका है कि मेरा मरना जीना इस वतन के लिए, तो क्या फिर उस सियासी स्लोगन को वो दोबारा इस्तेमाल करने की पोजीशन में होंगे और क्या उनकी सियासत अफोर्ड कर सकती है कि वो सियासी पनाह के तरफ जो है वो जाए। जी खालिद साहब, एक बात और बता दीजिएगा कि अगर कोई पाकिस्तानी बरतानवी शहरियत रखता हो, मिसाल के तौर पर बानी MKM की अगर हम बात कर लें कि यहाँ की अदालतों को वो मतलूब हैं, तो क्या उन पर भी ये कानून लागू होगा और उन्हें पाकिस्तान लाया जा सकेगा अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है तो? लेकिन वहाँ पे एक उनकी एक जो कंडीशन है कि वो जो वहाँ पे अगर उनके कोई मुकदमात चल रहे हैं तो पहले ही प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि उस शख्स को वहाँ रख के उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो चलाए जाएँ। बानी MKM के हवाले से एक और भी चीज़ है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान की और बरतानिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हो भी जाती है तो उसकी शराइत में से एक शर्त ये है कि अगर कोई शख्स जिसको वापस बुलाया जा रहा है वो जिस जुर्म में मतलूब है उसमें मौत की सज़ा हो सकती है, तो फिर बरतानिया अपने कानून के तहत उसको वापस नहीं करता। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं उसकी ये दे दूं कि गुज़श्ता दिनों जब यहाँ पे इमरान फारूक कत्ल केस चल रहा था तो जिन 3 अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शवाहिद मांगे थे उससे पहले पाकिस्तान को लिख के देना पड़ा कि जुर्म साबित होने के बावजूद इनको मौत की सजा नहीं दी जाएगी। बेहद शुक्रिया, आपका गुफ्तगू कर रहे थे, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आपको खबर देंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला और रावलपिंडी के ग्राउंड में आज ये मैच जमने जा रहा है और आज देखना है कि आज कौन बाजी लेके जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जब कराची में सीरीज खेली जा रही थी बड़ा अच्छा जो था उन्होंने खेला था। और जितना यूटिलाइज कर सकते हैं हम करें। कुछ चेंजेस किया आपने? अनिल मिज़बाई सेम टीम है। सो इस वक्त क्या थॉट रन कर रही है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि आप 1-0 अप हैं, उस लीड को बरकरार करना आपका प्रेफरेंस होगी या 2-0 के साथ ये सीरीज एंड करेंगे? बिल्कुल, रमीज़ भाई
पॉजिटिव है हम। पिछले मैच से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और इस मैच में भी वैसे ही खेलेंगे जिस तरह हमने लास्ट मैच में खेला था कि कभी किसी टाइम पे रिलैक्स नहीं होना और जो चीज़ हाथ में है उसको फिनिश करके आना। कप्तानी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Right, so Pakistan are batting first. Your initial thoughts of the track? I think it's a bit dry, to be honest. Obviously, there's a lot of platelets. I think it will get a little bit up and down the more goes into the game. So that's kind of what we assessed. Got to ask you about the captaincy thing. This would be your last gig as South African skipper. You want a memorable time of it and do as best as you can. Yeah, sure. I guess a win would be nice. It would be a great way to finish off this tour. Yeah, I mean, talk us through the pressure of being 1-0 down. I mean, do you want to be desperate or do you want to be intelligent about the entire thing? I think a bit of both. It would do us good. I think if we show our hunger out here and we come out and we play to the ability we know we can, I think we'll be alright. Any team changes? We got one. VM Mulder comes in for Lungi Ngidi. Have a good one. Cheers. Right, news at the toss is that Pakistan have won the toss and decided to... पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, और इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी घबराहट देखी है जनूबी अफ्रीका कप्तान के चेहरे पे। लेट्स सी कि मैच होता है कैसे। वैसे अगर हम इस मैच की बात जब कर रहे हैं, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लें, तो ये कहा जाता है इस स्टेडियम से मुताल्लिक, इसकी पिच से मुताल्लिक कि फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होती है। लेकिन लग ये रहा है कि हमारे शाहीनों ने कुछ डिफरेंट प्लान बनाया, और प्लान ये है कि जनूबी अफ्रीका को फंसाने की जो तैयारी उन्होंने की है वो स्पिनर्स के जरिए की है। और कहा यह भी जा रहा है कि यूं तो वो मॉइस्चर होता है, लेकिन इस बार ये ज़रा ड्राई पिच है, और अगर ड्राई है तो फिर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो नुमान और यासर की जोड़ी क्या यहाँ पर भी चलेगी जैसे कि कराची में चली थी? तो देखते हैं इस पर क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पिच के हवाले से मजीद बात भी करेंगे, और वहाँ पर क्या माहौल है, इसके साथ साथ जो माहौल जमने वाला है PSL का, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक सवाल है पूरे पाकिस्तान का कि क्या इस मर्तबा PSL में तमाशाइयों को आने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि मैच में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, यानी तकरीबन 16 दिन के बाद टूर्नामेंट के इब्तिदाई मैचेस कराची और बकिया मैचेस जो हैं वो लाहौर के स्टेडियम में खेले जाएंगे। PCB ने लीग के दौरान तमाशाइयों की महदूद तादाद में इजाज़त के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब की हुई है, जिसका ऐलान आज होने जा रहा है। इस्लामाबाद से अरहम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि NCOC से जो खबरें आती हैं अरहम हम तक पहुंचाती हैं और बड़ी कमांड रखती हैं इन चीज़ों पे, तो ये हमें अरहम ही बता सकती है कि इस दफ़ा वो तमाशाइयों के लिए क्या खबर लेके आई हैं। अरहम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, तमाशाइयों को इजाज़त होगी कि स्टेडियम में जाके हल्ला गुल्ला करें, शोर मचाएं छक्के चौकों पर, या घर बैठ के ही सब कुछ करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम शायकीन क्रिकेट को एक खुशखबरी भी देंगे कि 20 से 40% ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड में जाके PSL 6 एंजॉय कर सकते हैं, और NCOC आज फैसला भी करेगी और कुछ गाइडलाइंस जारी होने का भी इम्कान है। सेशन जो है वो 10-11 बजे शुरू होता है, उसके बाद इम्कान है कि कोई बड़ी खुशखबरी शायकीन क्रिकेट के लिए सामने आएगी। मशरूत इजाज़त दी गई है, और जो CEO हैं PCB के, उन्होंने भी NCOC के सामने तमाम जो सिफारिशात थी, तजावीज़ थी, वो रखी हैं, क्योंकि केसेस भी कम हो गए हैं पाकिस्तान में, और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, बहुत सारे और भी हमारे जो इदारे हैं, स्कूल्स भी खुल चुके हैं। तो ये है कि अगर मैचेस भी उधर भी जाने की इजाज़त दी जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, SOPs का ख्याल लाजमी रखा जाएगा। ये तो NCOC पहले दिन से कह रहा है कि जो भी चीज़ हम खोलेंगे या जिनकी भी चीज़ों की हम इजाज़त देंगे तो वहाँ पर जो SOPs हैं उनका लाजमी ख्याल रखा जाए, जिसमें बेसिक है कि आपने मास्क लाजमी पहनना है, और चूँकि वो ओपन एयर में है तो वहाँ पर वायरस फैलने का भी ख़तरा कदरे कम होता है। तो जो शायकीन क्रिकेट हैं उन्हें भी फासलों पे बिठाया जाएगा, और जब आप अंदर आ रहे होंगे स्टेडियम के तब भी सख्त जो है वो निगरानी की जाएगी, एक एक करके, और टेम्परेचर भी मॉनिटर होगा, और जिन लोगों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क भी दिया जाएगा, और जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं, जाहिर सी बात है किसी चेयर पर भी आप हाथ लगा सकते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ से वायरस लगने का खतरा हो सकता है, तो लोगों को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। और खुशखबरी तो आ ही
रही है इंशाल्लाह आज के मशरूत इजाज़त दे दी जाएगी 20 से 40%। पूरा ग्राउंड तो फिल नहीं होगा और मैच का मज़ा भी नहीं आता जब शायकीन ना हो, जिस तरह से 5वें एडिशन में हमने देखा था कि केसेस ज़्यादा हो गए थे पाकिस्तान में और बिल्कुल पाबंदी लग गई थी, लोग नहीं जा सके वहाँ पर। खिलाड़ियों को भी मज़ा नहीं आता तब तक जब तक शायकीन जो हैं वो उनको चेयर अप ना कर रहे हों, तालियां ना बजा रहे हों। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशखबरी हमें मिलने जा रही है। लोगों पे भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जब ग्राउंड में जाएं तो वो तमाम तर गाइडलाइंस, जो हेल्थ गाइडलाइंस NCOC जारी करेगा, उन पर अमल करें, ताकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो तादाद है शायकीन की वो NCOC की तरफ से बढ़ा दी जाए, ये भी मुमकिन है। ठीक है अरहम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। अरे वाकई खुशखबरी है क्रिकेट फैंस के लिए, चूँकि वो यही दुआ कर रहे थे कि एटलीस्ट इजाज़त मिले सबको, ना सही कुछ परसेंटेज तो एटलीस्ट जाकर क्रिकेट ग्राउंड में, आई मीन स्टेडियम में जाकर मैच देख सके। ये ना टिकट क्या महंगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि शायकीन क्रिकेट कम है, अभी ये भी तो देखना है। अल्लाह करे टिकट सस्ती ताकि हम खरीद के जा सकें। आपको क्या ज़्यादा खरीदेंगे, PCB आपको इनवाइट करेगा महक? इंशाल्लाह, या नहीं करेंगे तो हम किसी से मिन्नत कर लेंगे कि प्लीज़ टिकट दिलवा दें। नहीं इंशाल्लाह जी हम जाएंगे। अच्छा अब्बास शब्बीर ने भी हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा खुसूसी हैं। और रावलपिंडी का क्या माहौल है, चूँकि आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट अब से कुछ लम्हात बाद जो है वो इसका आगाज़ हो जाएगा। टॉस हो चुका है, जीत चुका है टॉस पाकिस्तान, मैच भी जीतेगा पाकिस्तान। और जिस तरह से प्लान चेंज किए तो उस पर हम अब्बास की राय जानते हैं। अब्बास, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स के लिए चूंकि ये पिच साजगार होती है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस तरह का कोई प्लान आएगा, लेकिन लग ये रहा है कि देयर इज अ डिफरेंट प्लान कि जनूबी अफ्रीका को फंसाना इस तरीके से जैसे हमने कराची में फंसाया था कि हम स्पिनर्स के जरिए अटैक करेंगे। आपको भी लग रहा है कि ये प्लान ऐसा ही और ये प्लान ठीक है? विकेट बिल्कुल ड्राई है। आज सुबह जो कंडीशंस देखी टीम मैनेजमेंट ने, वसीम अकरम और वकार यूनुस ने काफी देर बॉलर्स को टिप्स भी यहाँ पर दी। सुबह हमने देखा कि जो कंडीशंस थी वो गुज़िश्ता 2 रोज क्लाउडी कंडीशंस थी यहाँ पर, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर धूप निकली हुई है। तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि उसी टीम के साथ खेला जाए जो कराची टेस्ट में जीती थी, तो इसीलिए ये फैसला किया गया कि उसी टीम के साथ आज मैदान में उतरेंगे। और जीत से पहले खेलने का फैसला बड़ा अच्छा फैसला है पाकिस्तानी टीम के कैप्टन का, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि विकेट जो है वो ड्राई है। और जैसे आपने कहा कि कराची टेस्ट में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस तरह से फतह हासिल की थी, आज कोशिश की जा रही है कि रावलपिंडी टेस्ट में भी उसी चीज को दोहराया जाए। सेम टीम के साथ पाकिस्तान जो है वो सेकंड टेस्ट में रावलपिंडी में मैदान में उतरी है। ठीक है। अच्छा अब्बास, ये बताएगा ताबिश के हवाले से अगर हम बात करें तो आज उन्हें नहीं खिलाया जा रहा, तो क्या उन्हें खिलाना चाहिए था, उनका डेब्यू करवाना चाहिए था? आपको लगता है कि ऐसी कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी? देखिए, कंडीशंस देखकर ही फैसला किया जाता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा फॉर्म के अंदर है और कौन सा प्लेयर रिदम के अंदर है। तो जो कंडीशंस यहाँ पर रावलपिंडी की थी उसमें टीम मैनेजमेंट ने ये देखा कि जो कराची टेस्ट की विनिंग कॉम्बिनेशन थी उसी टीम के साथ आज मैदान में उतरा जाए, तो यही किया। उसी सेम टीम के साथ ही मैदान में उतरे। और भी प्लेयर रिजर्व के अंदर है हमारे पास, लेकिन जो 11 फिट सुपर फिट प्लेयर्स थे जिनको विनिंग कॉम्बिनेशन समझा गया कराची टेस्ट के बाद, तो ये फैसला किया गया कि आज उसी टीम के साथ उतरा जाए। तो इसलिए कोई चेंज नहीं किया गया टीम में, और वही टीम रखी जो कि कराची टेस्ट में थी। अच्छा अब्बास भाई, एक बात और, अब जरा स्टेडियम से बाहर के माहौल से मुतालिक मुझे बताएं, चूंकि कराची में जब ये मैच था तो कराची की ट्रैफिक का निज़ाम हुआ था दरहम बरहम, तो रावलपिंडी में इस वक्त क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और क्या वहाँ पर भी हम वही कराची वाला हाल देखेंगे? नहीं शोएब, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि रावलपिंडी थोड़ा सा डिफरेंट है। मरी रोड को सुबह आज फर्स्ट डे था टेस्ट का, तो टीम्स जो है वो 8 बजे सुबह आ गई थी। उस 15 मिनट के लिए सिर्फ वो मरी रोड और शमशाबाद वाली सड़क को उन्होंने वो तो बंद किया हुआ है, बाकी मरी रोड पे बिल्कुल रवा दवा है। चलिए, यानी वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, वहाँ के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ है। थैंक यू वेरी मच अब्बास, साथ मौजूद थे आप और आप हमसे कर रहे थे, और मैच ही से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब। सलमान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त, गुड मॉर्निंग कहेंगे। सर, जो पहला टेस्ट मैच था उसको देखते हुए आपका फेवरेट बैट्समैन और बॉलर कौन है? किससे उम्मीद है आपको इस सेकंड टेस्ट मैच के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि पिच की कंडीशन क्या होगी। अगर तो पिच जो नॉर्मल पिंडी की पिच है जो कि सपोर्ट करती है स्ट्रोक प्लेयर्स को और फास्ट बॉलर को, अगर तो वैसी पिच हुई तो फिर बाबर आजम, अजहर और जो प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलिंग के, वो अच्छा खेल सकते हैं। और अगर पिच जो है वो पहले मैच जिस की तरह हुई और जहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, तो वहाँ पर फिर फवाद आलम ऑब्वियसली वो फॉर्म में भी है और वो इस तरह की कंडीशंस को बाखूबी जो है ना वो
काउंटर कर सकता है और वहाँ पे लंबे स्कोर करने की एबिलिटी रखता है। ठीक। अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि विकेट को देखते हुए पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करे तो ठीक है या नहीं है ये ठीक? ये देखें, अगर तो पिच पहले टेस्ट मैच की तरह की पिच हुई जहां पर ड्राई हुई और वहां पर स्पिन होना हुआ तो फिर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। ठीक है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला ऑलरेडी किया है। विकेट से मुतालिक भी कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि वो ड्राई पिच है। अच्छा, ये तो हम बात करें आज जो टेस्ट मैच हो रहा है उससे मुतालिक सर, अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा PSL से मुतालिक भी बात कर लें। चंद लम्हात पहले अरहम खान हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि कभी इम्कान है कि इजाज़त मिल जाएगी 25 से 40% लोगों को कि वो क्राउड के फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हों और इन्जॉय करें इस PSL के मेले को। आपके ख्याल में, आपकी नज़र में ये इजाज़त मिलना कितना खुश आइंद है? ये बहुत खुशी की बात है। डेफिनेटली क्राउड के आने से कलर ऐड होता है, उसका जो है एक प्लेयर्स का जो है ना, प्लेयर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्राउड का होना प्लेयर्स की आउटपुट को बढ़ाता है और क्राउड्स का ना होना बिल्कुल मैच में जान नहीं रहती फिर। ठीक है। अच्छा सलमान, PSL की हम बात करें तो ये भी बताएं कि कौन सी टीम इस बार आपको लगता है कि फेवरेट है? जैसे कि लाहौर कलंदर ने कमबैक किया तो इसका फ़ायदा कलंदर्स को कितना होगा, कितना मज़ीद ये फेवरेट रहेगी या नहीं रहेगी, या क्या परफॉर्मेंस रहेगी इनकी? देखिए, ये सभी टीमें जो है ना वो अच्छी हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने पीछे भी क्रिकेट अच्छी खेली है। कलंदर्स के अभी कुछ लड़के जो हैं वो उनकी T10 वाली टीम में भी खेल रहे हैं और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मैचेस जीते हैं। तो कलंदर्स का जो बना हुआ इस टाइम पे न्यूक्लियस प्लेयर्स का वो अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि दे विल बी वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर। बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये तो हम PSL से मुतालिक बात करते हैं। लेट्स सी आज का मैच होता है कैसा, उस पर भी हमारी निगाहें जुड़ी हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। एक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स के मास्टर राशिद नसीम साहब ने 3 मिनट में भारत से आलमी रिकॉर्ड छीन लिया। किक्स का ये रिकॉर्ड है और उन्होंने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। ऑलरेडी इनके बैग में बहुत से रिकॉर्ड मौजूद है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया साल, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान के राशिद नसीम ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत से छीन लिया। राशिद नसीम ने 10 किलो वजन टांगों से बांधकर 3 मिनट में 159 किक्स मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अफसोस की बात यह है कि अब तक जो है हुकूमती सतह पर मुझे कोई भी पजीराई हासिल नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो है वो मुझे मेरी सरपरस्ती करे ताकि मैं पाकिस्तान के लिए जल्द से जल्द 100 आलमी रिकॉर्ड जो है नाम कर सकूं। राशिद नसीम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तादाद 64 हो गई। शुएब जट, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं, मखोटे की बात करते हैं। 19वीं सदी में बने हुए धाती इंसानी चेहरे हैं ये, जिनको 21वीं सदी के इंसान के सामने एक बार फिर रख दिया गया है। इस पर आयशा अता ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। 21वीं सदी के 21वें बरस अजायब घर के गोदाम से निकले 2 सदियों पुराने धाती इंसानी चेहरे। धात से बने हुए ये चेहरे फन की जुबान में मखौटे कहलाते हैं। लाहौर म्यूजियम आने वालों को अब इन मखौटों की दास्तान भी सुनने को मिल रही है। 1854 से 1858 के दौरान 3 जर्मन भाइयों ने बड़े सगीर में बसने वाले मुख्तलिफ लोगों के 275 मुखौटे बनाए। उनको भेजा गया ताकि वो यहाँ सर्वे कर सके। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो एथनिकल जो चेहरे हैं, उनको इन मुखौटों के जरिए सेव किया। इंसानी चेहरे के खदोखाल बयान करने का ये इजहार सियाहों के चेहरों पर हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात ले आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इनको अभी तक सेव करके रखा हुआ है और बच्चों को हिस्ट्री बताने के लिए बहुत फायदे। मौजूदा दौर में यादगार लम्हात कैमरे की आंख महफूज कर लेती है। रंग, ब्रश और कैनवस के साथ साथ धात से भी फनकार का रिश्ता बरसों पुराना है। 19वीं सदी में बर्रे सगीर से ताल्लुक रखने वाले लोहे पर नक्श इंसानों के खदोखाल आज भी देखने वालों को माजी के झरोकों में ले जाते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।
जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर का जरा चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं, जहां पर टेलीविजन से वाबस्ता खातून एंकर की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें बराह रास्त नशरियात के दौरान गैर मुतवक्के तौर पर बच्चे के आ जाने पर खातून एंकर ने उसे गोद में उठा लिया। खातून बिल्कुल नहीं घबराई, खबरों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा, उसे मुकम्मल किया। अमेरिकी टेलीविजन का न्यूज़ चैनल जहां पर न्यूज़ एंकर कोरोना SOPs की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, और इस दौरान ये हुआ कि उनका बेटा जो है वो आया, और जो मनाजिर हमने आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, उससे उन्हें आलमी शोहरत मिली। खातून एंकर बराह रास्त नशरियात में मौसम का हाल बता रही थी कि इस दौरान अचानक से उनका बेटा कमरे में दाखिल होता है और माँ को तंग करने लगता है। तो माँ क्या करती है, माँ फौरन से जो ना बच्चे को गोद में उठा लेती है। माँ तो माँ कैसे छोड़ती बच्चे को, उसने अच्छा इतनी रिस्पॉन्सिबल वो मदर एंड न्यूज़ एंकर कि उन्होंने बच्चे को गोद में भी उठाया और खबरें मुकम्मल की। नहीं कहा लेट्स टेक अ ब्रेक, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। अम्माएं जो होती हैं ना वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं इस तरीके से। नहीं पियो भी कर देने। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। जहाज से भी तेज रफ्तार सफरी सहूलत फराहम करने वाली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दिस इज हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। अब खलीजी ममालिक को आपस में मिलाएगी, इवन जो स्टेट्स दूर दूर हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल रियाद से जद्दा का सफ़र अब होगा जनाब इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट्स में। ये टेक्नोलॉजी जद्दा, मक्का मुकरमा, रियाद, कुवैत, अबू धाबी, दुबई और मस्कत के दरमियान इस तेज़ तरीन सफरी रवाबित की एक अदद गिरा बांधेगी। नेक्स्ट वीक सऊदी अरब में बिग 5 सऊदी शो होने जा रहा है, जिसमें मुमकिन तौर पर इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएंगी। तो दिस इज़ वेरी गुड कि तेज़ तरीन सफ़र की जानिब ये एक कदम है जो कि लिया जा रहा है। सफ़र करना चाहिए हमें। अब पहले आ तो जाए चलो ठीक है। या फिर जब आएगी तो हम कराची से लाहौर ये स्टार्ट करेंगे ताकि आप फ़ौरन से जा सकें। हाँ बिल्कुल, फौरन से जा सकें। ऐसे आपने शो किया और आपने कहा चले मैं माँ के हाथ के पराठे खा के आती हूँ, आप गई खा के वापस आ गए, लेकर भी आ गए, लेके भी आ गए। ठीक है, चले अल्लाह करे कि ये हो जाए तो ये बड़ी आसानी है। खैर हम हमेशा बात करते हैं जुड़वा बच्चों की, आज हम बात करेंगे जुड़वा दरख्तों की। कनाडा में जुड़वा दरख्तों की शक्ल पर बुलंदो बाला इमारत का खाका तैयार किया गया। कनाडा का एक शहर है जहाँ पर ये खाका तैयार किया गया है और आलीशान इमारत 384 फीट बुलंद होगी और इसमें 400 से ज़ायद फ्लैट्स होंगे। बड़ी तरक्की हो रही है भाई। जुड़वा इमारतों में से बुलंद मगरबी इमारत में 34 मंजिलें बनाई जाएंगी, जबकि मशरकी इमारत की 30 मंजिलें होंगी। ये जुड़वा कैसे हो जब एक की 30 और एक की 34 मंजिलें हैं? तो कुछ को रिलीफ दे दिया गया ना। अच्छा आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अनोखे फन पारे बनाने वालों की कमी नहीं है, ये ज़ाहिर हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार वियतनाम के फनकार ने शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं इस पर 45,000 से ज़ायद सुराख किया। वो सुराख करते चले जा रहे थे, अंडा टूट नहीं रहा था, ऐसे लग रहा है। खूबसूरत शाहकार तख्लीक के दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया है। अंडे पर जो बास सुराख हैं वो 0.2 मिलीमीटर तक बारीक हैं और यही वजह है कि इस पर 3 साल का तवील अरसा सर्फ हुआ ही नहीं। ये नहीं कि बस बैटर बना दिया, he took 3 years to do that। ये तो ये हमने चक्कर लगा लिया पूरी दुनिया का। कम बैक। चलें जी, आपको खबर देते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में सेंट्रल जेल से लापता होने वाले अमीन की गुमशुदगी का मामला। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि सेंट्रल जेल कराची के CCTV कैमरास का रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन महफूज रहता है। अदालत ने लापता शहरी अमीन की गुमशुदगी पर जेल सुप्रिटेंडेंट को बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म भी दे दिया है। मजीद बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? मैं एक बड़ा अहम इंकशाफ है क्योंकि ये एक हसास एक जगह है सेंट्रल जेल, जहाँ पर हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को भी रखा जाता है और बड़े बड़े कैदी होते हैं यहाँ पर। तो आज अदालत को बताया गया है कि यहाँ का जो CCTV कैमरों का रिकॉर्ड है वो सिर्फ 3 दिन तक महफूज रह सकता है। अमीन की गुमशुदगी के हवाले से दरख्वास्त में कहा गया था कि अमीन को अदालती हुक्म पर रिहा तो कर दिया गया था, मगर हदूद से ही उसे गायब कर दिया गया, जिस पर अदालत ने ये हिदायत की थी कि CCTV कैमरों का भी रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए। अदालत को आज तफ्तीशी अफसर ने बताया कि CCTV कैमरों का रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन रहता है। अदालत ने हिदायत की कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाए। और ठीक है इरफानुल हक, आपने अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे जिन्होंने टर्बाइन रन की है, बिजली बनाई है, हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं, कराएंगे मुलाकात लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 84 साला अब्दुल क़य्यूम साहब से, जो कराची से स्वात पहुंचे लेकिन साइकिल पर। सिर्फ यही नहीं, उनकी जो ये साइकिल है 1955 से उनके पास है, यानी बचपन से 1955 से उनके साथ ये मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन उनके पास पहुंचे हैं, उनसे गपशप की है, बात की है, तो आज हैं आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, हिम्मत जवां हो और हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उम्र भी आड़े नहीं आ सकती। और ये सच कर दिखाया है स्वात की तहसील कबल के गांव सिरसिनई के 84 साला अब्दुल क़य्यूम बलाला ने। अब्दुल क़य्यूम बलाला ने फरवरी 2017 में साइकिल पर सफ़र किया, पूरे पाकिस्तान घूमे, कराची तक गए। इनका ये सफ़र कैसे रहा, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बलाला। बलाला, ये बताया कि आपने कब से साइकिल पर सफ़र करना शुरू किया और जो कराची का सफ़र था वो कैसे रहा? मैंने साइकिल का इस्तेमाल सन 55 शुरू किया और वक्त बहुत तो काफ़ी पूरी स्वात में घूमा हूँ या मुनेर और पेशावर तक, लेकिन कराची का सफ़र तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा था। और ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि इससे आगे चलो। ये बताया कि ये जो सफ़र था आपने 9 फरवरी को शुरू किया 2017 में, और आपने अभी हमें बताया कि 25 फरवरी को आप कराची पहुंचे। तो कौन कौन से रास्तों से आप गए और रास्ते में क्या मुश्किलात भी पेश आई? रास्ते में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई थी, अलबत्ता कोहाट में जो मैं कोहाट जा रहा था पेशावर से, तो टनल में जाने की इजाज़त नहीं थी और वो तो मुझे मालूम नहीं था कि चलो आप पुराने रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए और टाइम भी कम था। तो इसलिए उस टनल वाले सुजुकी ने 400 रुपये मुझसे लिया और सिर्फ टनल पास किया। ये मुश्किल थी, फिर तो कुछ ख़ास मुश्किल सामने नहीं आई थी, सिर्फ वैसे ही मुश्किल मालूम हो रहा था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। इत्तेफाक ही था कि जगह जगह वो ये रास्ता खाली है, इस पे आबादी नहीं है। ये कोहाट से कराची तक जो रास्ता है इस पे आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी 10-15 किलोमीटर के फासले पर एक 10 या 8 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद होती, एक पेट्रोल पंप और एक होटल। तो मामला चलता रहा, कोई तकलीफ सामने नहीं आई। अच्छा, ये बताया कि आपकी उम्र अब ऐसी है, 84 साल की उम्र है, साइकिल चलाना मुश्किल होता है कि नहीं, क्योंकि हिम्मत भी चाहिए होती है? मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो जुज़ी बदन बन गया साइकिल, और मेरा तो ख्याल है कि मैं मज़ीद दूर जाऊँ, ज़्यादा दूर की बल्कि पूरी दुनिया का सफ़र लगा सकूँ। मेरा तो ये पाकिस्तान तो आपने देख लिया साइकिल पर सफ़र करके, तो क्या पूरी दुनिया का भी सफ़र करने का इरादा है? क्या पैगाम लेकर जाएंगे दुनिया को? बिल्कुल पूरी दुनिया देखने का इरादा है साइकिल पे सवार होकर, और दुनिया को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, एक पूरे शौक़ और पूरे जज्बा सरजमीन है। लोगों में ये इज्तिहाद का वो पैदा करता है मादा, और बहुत पीसफुल हालात है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम बलाला, जिनकी उम्र 84 साल है, लेकिन हिम्मत अब भी जवां है, हौसला बुलंद है, और उनका ये जज्बा है कि वो इसी साइकिल पर सफ़र करेंगे, पूरी दुनिया देखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो दुनिया को अमन के पैगाम के साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो जन्नत नज़ीर वादी स्वात का रुख ज़रूर करें और इस वादी की सैर करें। चलें जी, हम भी इस वादी की इंशाल्लाह ज़रूर सैर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग और इस जंग में अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स, जानों की कुर्बानियां भी दी उन्होंने, अपनों से दूरियां भी बर्दाश्त की। इन मसीहाओं के लिए कोरोना वैक्सीन एक बड़ा रिलीफ है। पहली वैक्सीन लेने वाले वर्कर से मुलाकात करवाएंगी हमारी नुमाइंदा अरहम खान। पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुल्क भर में एक साथ लगने का अमल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में भी चंद खुशनसीब फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सीन रिसीव कर चुके हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनके जज्बात और तासुरात क्या हैं। आइए जानते हैं। पहली
वेव में जब ये डिज़ीज़ हमारे लिए नई थी तो गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो के SAPM के साथ और NCOC के साथ मुझे मौका मिल करने का, तो SAPM साहब जो है वो मेरे काम से और इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे। तो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि डॉक्टर इमरान, एज आई हैव सीन यू वर्किंग, मैं चाहता हूँ कि यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिसको जो है वैक्सीन लगे। प्रोपेगेंडे पे कान मत धरिए और अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को सेफ कीजिए। 5 बजे मुझे वैक्सीन लगी और तकरीबन 8 बजे मैं रनिंग के लिए जाता होता हूँ। और यस्टरडे आई वाज अगेन एट 8 PM I was on the track, did my 5 kilometer running और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है और आज भी रूटीन की तरह बड़ी अच्छी नींद आई। मैं इस्लामाबाद से पहली लेडी हूँ जिसने वैक्सीन रिसीव की है, तो आई थिंक ये मेरे लिए ऑनर है और मैंने एक तारीख रकम की है। मुझे पिम्स की तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि आप कोरोना में काम कर रही हैं तो इसलिए हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, आप जाएँ। तो फिर मैंने उनको ओके कर दिया था कि ठीक है मैं वैक्सीनेशन के लिए जाऊँ। पहले तो थोड़े से एंशियस थे हम के लगवा रहे हैं तो खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है जिसके बारे में हम परेशान हो। मुझे याद भी नहीं था, मैं अपने घर के कामों में बिजी थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसे तो नहीं अप्रूव होगी, ये प्रॉपर अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके आई है। हमारे ICT के इस्लामाबाद में सबसे पहली वैक्सीन जो है मुझे लगाई गई है पैरामेडिक्स में, तो मुझे इंतहाई खुशी है और मतलब ऐसी खुशी है जो बयान नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट की भी प्राइड है इसमें। बड़े फ़ख्र से ये बताने के लिए मतलब तैयार हूँ कि मैंने जब से वैक्सीन लगाई है थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं किया और मुसलसल जो है वो मैं मुझसे रूटीन के काम में मसरूफ़ हूँ, रूटीन के काम करूँ और अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तमाम लोगों को ये कहूँगा कि ये हमारी हिफाजत के लिए है। कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाएं सब। कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन लगानी है। वैक्सीनेशन मुहिम अब रुकेगी नहीं, लेकिन आपने किसी प्रोपेगेंडा पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वैक्सीन के जरिए मोहलिक वायरस को खैराबाद कहने का वक्त आया तो पेशावर के मसीहाओं ने क्या किया, खुद को पेश कर दिया। किस तरह से अब्दुल रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, आज आपको दिखाते हैं। पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों और तिबी अमले को कोरोना वैक्सीन की फराहमी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आई एम पायनियर ओवर हियर और ये मैंने इसलिए लगाया है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए। मैं कोरोना गुजार चुकी हूँ, मेरी फैमिली गुजार चुकी है, मेरे फादर की डेथ हुई है कोरोना से, लेकिन मैं फिर भी लोगों की मोटिवेशन के लिए कि मैंने वैक्सीन लगाई है। मैंने वैक्सीन ले लिया है, मुझे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड हूँ और मुस्तकबिल में मैं बहुत अच्छे अज़म के साथ काम कर सकती हूँ। मैंने वैक्सीन लगा ली है अपनी प्रोटेक्शन के लिए ताकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और उसके ख़िलाफ़ मेरी इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन मैं और लोगों को भी कहता हूँ कि वैक्सीनेशन कर दें। मैंने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है, लेकिन मैं फिर भी दूसरों लोगों को कहता हूँ कि मैं एहतियात करूँगा कि मुझसे किसी और को न लग जाए। कोरोना वैक्सीन कोई लगाए तो प्रिवेंशन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन के बगैर भी हमने 3 फरवरी 2020 से पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले इस पुलिस अस्पताल ने, पेशावर ने ये काम शुरू किया था। हुकूमत की तरफ से जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड कर दी गई है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़र्स्ट डोज लग गई है और आई एम फाइन, शुक्र है। और इंशाल्लाह हमारी सबसे यही दरख्वास्त है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और ये जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने लोग हैं उनको चाहिए कि ये वैक्सीनेशन करवा लें। कोरोना वैक्सीन लेने वाले डॉक्टर और तिब्बी अमले का कहना है कि उन्हें कोई खौफ नहीं और इंशाल्लाह वो पहले से ज़्यादा मुस्तैदी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लाहौर ने वैक्सीन द मून हले तक नहीं वेखिया, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मुल्क भर में हो रही है वैक्सीनेशन, लेकिन लाहौर के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 की वैक्सीन मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंच सकी। हॉस्पिटल्स का जो अमला है वो मुकम्मल तैयारी के साथ करता रह गया, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। सिर्फ एक हॉस्पिटल में 250 डोजेस पहुंची। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए, फिर दानियाल से इस पर मजीद बात भी करेंगे। अमले की तैयारी कराई गई, हर किस्म के इंतजामात हुए, मगर वैक्सीन की फराहमी बर वक्त ना हो सकी। रायवेंट के कोल्ड स्टोरेज से अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम रिवायती गफलत का शिकार हो गया।
सारे दिन के इंतजार के बाद न्यू अस्पताल में शाम को 250 वैक्सीन वायल्स पहुंचाई गई और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वैक्सीन लगाने का आगाज किया। लाहौर के अस्पतालों में आज वैक्सीन फराहम न होने के सवाल पर सूबाई वजीर सेहत ने मामला सेक्रेटरी सेहत पर डाल दिया। मैं कैप्टन उस्मान साहब से कहूंगी वो आपके साथ सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स ने कहा कि तारीखी दिन पर वैक्सीन लगने पर फख्र है। ये थोड़ी सी एप्रीहेंशन पाई जाती है लोगों में, इसी वजह से हम लोगों ने भी ये स्टेप लिया कि चलें, वी शुड बी द फर्स्ट वन। मेरे अलावा भी जिनको लगी और मैं भी बिल्कुल हम ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पंजाब को मिलने वाली 70,000 वैक्सीन में से 23,000 से ज्यादा वैक्सीन की बड़ी खेप लाहौर के लिए मुख्तस की गई है। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन अस्पतालों तक पहुंचाने और लगने में 1 से 2 रोज का वक्त लगेगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। ठीक है, दानियल की रिपोर्ट हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है और दानियल ही हमारे साथ मौजूद है। दानियल बताएगा, लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। लाहौरियों के साथ क्या ये नाइंसाफी हो रही है? ये सोचा जा रहा है कि लाहौरी इतनी चिल कौम है, ये इतने जिंदा दिलाने लाहौर वो कहलाते हैं कि वैक्सीन ना पहुंचने पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर मामला है क्या पसे पर्दा? महगी, जो वैक्सीन पहुंचने का मामला है ये यकीनन कल हमने सारे सूबों में देखा कि वैक्सीन बर वक्त पहुंची और वहां पे वैक्सीनेशन का आगाज हो गया, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का लाहौर, जहां पर ये मामला सामने आया कि जो कोल्ड स्टोरेज है उससे वैक्सीन की तरसील में ताखीर हुई और कल जब नेशनल ड्राइव शुरू होनी थी पूरे मुल्क के अंदर एक साथ वैक्सीनेशन का जो सिलसिला, तो लाहौर उसमें पीछे रह गया और जो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर 70,000 डोजेज जो कि मिली हैं एनसीओसी की तरफ से पंजाब को चाइना से आई हुई वैक्सीन की, वो रायवंड के अंदर ही मौजूद है, यानी कि लाहौर के पास ही वो जगह है जहां से उनको लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में देना था। 25 हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं लाहौर की, उनके अंदर वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है ये शुरू होना था। अब ये ताखीर हुई, जिसके बाद जो है वो हंगामी बुनियादों पर जल्द अज जल्द लाहौर के अस्पतालों में ये भेजने का काम भी शुरू किया गया। अब सिलसिला ये है कि लाहौर के चंद एक अस्पतालों के अंदर जो है वो वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर दी गई है। अब से अच्छा दानियाल, ये तो आप बता रहे हैं कि आप जो प्लान जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन आपको याद है कल भी मैंने आपसे सवाल किया तो लाइटर नोट पर था कि क्या चोरी तो नहीं हो गई वैक्सीन, लेकिन अब लगता है मामला कुछ ऐसा था कि खदशा था चोरी ना हो जाए, ऐसा मामला है? शोएब, सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा थे वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन की चोरी होने का जो है वो खदशा था कि वैक्सीन जो है वो किसी चोरी ना हो जाए, जिस गाड़ी में वो आ रही है उस गाड़ी को हाईजैक ना कर लिया जाए, कोई जो जाली अफसर हैं वो कहीं वैक्सीनेशन रिसीव करके उसको प्राइवेटली सेल ना कर दें। तो उनका कहना था कि हमें सिक्योरिटी खदशात की वजह से पुलिस का ताउन हासिल करना पड़ा, जिसकी वजह से जो तमाम तर ये चीजें हैं इनमें ताखीर हो सकती है और उनका मौक़िफ़ ये था कि इस वजह से जो है वो हमने बहुत सेफ एंड साउंड तरीके से जो रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी जानिब जाहिर है हेल्थ केयर वर्कर्स अपने अपने अस्पतालों के अंदर इंतजार करते रहे। कल के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स तो तैयार थे, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन कल मैसर नहीं आ सकी। जी ठीक है दानियाल, बेहद शुक्रिया, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। और अब चूंकि बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है, जो कल का मामला था वहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल में ये पहुंची थी, उसके कुछ मनाजिर हमने आपको दिखाए भी थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ तो होता, लेकिन जो बाकी हॉस्पिटल्स थे वो इंतजार करते रह गए। ये एक मामला था कि वहाँ पर डिले हुआ तो हुआ क्यों, उस पर हम बात करते। और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि कैप्टन रिटायर्ड उस्मान सेक्रेटरी हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के, उन्होंने कहा था कि खदशा था चोरी ना हो जाए, खदशा ये भी था कि कोई उस वैक्सीन को चेंज ना कर दे किसी फेक वैक्सीन से, इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखा जा रहा था और इसलिए भी थोड़ा सा डिले हुआ। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और हमारे पास एक खबर है लाहौर से खबर है हमारे पास, जहां पर मास्टर्स करने वाला नौजवान बेरोजगारी के बायस पंचर लगाने पर मजबूर हो गया। 6 साल कोशिश की लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली, शेफ का कोर्स भी किया लेकिन ये कोर्स किसी काम नहीं आया। किन हालात में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोग मुझे बहुत नीचा समझते थे कि यार ये पंचर लगाने वाला है, इसकी क्या औकात है। आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए ये है धर्मपुरा का रिहायशी नदीम, जिसने मेहनत की, डिग्रियां ली, मगर जिन हाथों ने उम्र भर कलम थामने की ख्वाहिश की थी वो हाथ आज मुशक्कत कर रहे हैं।
नदीम ने मेहनत मजदूरी करके मैस कम्युनिकेशन की डिग्री ली, शेफ का कोर्स भी किया, मगर 6 साल बीत गए, कहीं नौकरी न मिली तो पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली। मैं अब थक चुका हूँ कि पता नहीं कहाँ सीवी जमा कराई है, तो मुझे कॉल ही नहीं आती। वक्त के साथ साथ मेरे ख्वाबों की हवा निकल गई, लेकिन अब दुनिया को चलाने के लिए मैं लोगों के टायरों में हवा भरता हूँ। शहर के चौक चौराहों में नदीम जैसे कई पढ़े लिखे दीगर अफराद भी दिहाड़ी की तलाश में नजर आते हैं। पढ़ लिख के कुछ बनने की ख्वाहिश दम तोड़ती जा रही है और बेरोजगारी नदीम खान की तरह जाने कितने जवानों की हसरतों का जनाजा निकालेगी। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजिमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने मिल की हालत का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, समाअत का अहवाल बताइएगा। 6 मुलाजमीन की प्रमोशन का ये केस था जो आज हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टील मिल की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया और कहा कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर स्टील मिल में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता था। हुकूमत ने आज तक इंतजामिया के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने इंतजामिया पर जहां बर्मी का इजहार किया, वहीं साथ ही साथ ये भी कहा कि मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालें, क्योंकि स्टील मिल बंद पड़ी है 2015 से। किसी भी जो अफसर है, जो चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव हो चाहे MD हो, उसकी इंतजामिया की जरूरत नहीं है पाकिस्तान स्टील मिल को, क्योंकि मिल ही बंद पड़ी, तो इंतजामिया ने जाकर करना क्या है वहाँ पर। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने इस वक्त वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर निजकारी और वजीर सनअत और पैदावार को फौरी तौर पर तलब कर लिया और कहा है कि इन तीनों महकमों के सेक्रेटरीज भी आए और आकर अदालत को बताएं। अच्छा जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि ऐसा कोई मामला भी सामने आया कि चीफ जस्टिस ने स्टील मिल्स को बंद करने का हुक्म देने का इंदिया दिया है आज समाअत में? जी बिल्कुल शेर, ऐसा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आज ही हम हुक्म जारी करेंगे कि स्टील मिल को बंद कर दें। जो बाकी 3700 के करीब मुलाजमीन रह गए हैं, उनको भी 1 हफ्ते में चीफ जस्टिस ने कहा आज हम बरतरफ करने का हुक्म देंगे। जो 439 अफसरान रह गए हैं, उनमें से 390 अफसरान को आज ही हम फारिग करने का हुक्म देंगे। सिर्फ जो स्केलेटन स्टाफ है, जो जरूरी अमला सिर्फ रहेगा स्टील मिल के अंदर, जो भी स्कूल और अस्पताल चल रहे हैं उनकी इंतजामी अमूर के हवाले से सिर्फ उनको छोड़ेंगे। बाकी तमाम अफसरान और मुलाजमीन को बरतरफ करके आज स्टील मिल को ताला लगाने का हुक्म देंगे। ऐसा इंदिया दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने अपडेट किया। तो जनाब शहर कायद का रुख करते हैं। कराची का जब हम नाम लेते हैं बहुत सारी चीज़ें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर समंदर भी है और अब इस समंदर में हर किस्म का स्पोर्ट्स हो रहा है, हर किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसा कि पैरासेलिंग, जेट स्की, इसके साथ साथ वाटर स्कीइंग, विंड सर्फिंग, पैडल बोर्डिंग, डोनट बोटिंग। और जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर नया दिन ने कहा कि ये हम आपको दिखा देते हैं। हमारी टीम कराची के साहिल कोरंगी पहुंची और तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भरपूर जायज़ा लिया। वहाँ पर सेलिंग का कोर्स भी करवाया जा रहा था। मेरे साथी एंकर, पूरे पाकिस्तान के एंकर मोहम्मद शुएब वहाँ गए, क्या किया उन्होंने आज आपको दिखाते हैं। एडवेंचर की कोई हद नहीं होती, हद तो समंदर की भी नहीं होती और हद तो फजाओं की भी नहीं होती। एडवेंचर हो समंदर पे, एडवेंचर हो फजाओं में, तो क्या ही बात है। ये सेगमेंट होगा एडवेंचर से भरपूर और आज मेरी विश लिस्ट में एक और टिक लगने वाला है, क्योंकि मैं आया हूँ वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। PAF यार्ड क्लब करेंगे पैरासेलिंग, जेट स्की भी होगी हमारे पास। लेकर चलेंगे आपको समंदर पर कायम मोटरवे पर, जहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होगा, जहाँ कोई रोकने वाला नहीं होगा। थ्रिल करना है तो आइए समंदर में, थ्रिल करना है तो वाटर स्पोर्ट्स कीजिए। ये वाटर स्पोर्ट्स कितनी शानदार होने वाली हैं, आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। और जब तक आ रही है जाटी, क्योंकि हमने जाना है एक आइलैंड पर, वहाँ से हम करेंगे फिर पैरासेलिंग, तो मैंने सोचा चूंकि यहाँ मौजूद हैं हम, तो PF यार्ड क्लब का एक छोटा सा टूर आपको कराते हैं कि जब यहाँ पर आप आएंगे फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कितना रिलैक्सिंग यहाँ का एटमॉस्फेयर है और कितना मज़ा आपको यहाँ पर आएगा। आइए मेरे साथ अंदर आपको लेकर चलते हैं। आ चुके हैं हम अंदर। ज़बरदस्त डाइनिंग एरिया है ये, रिफ़्रेशमेंट के लिए, फैमिलीज़ के यहाँ पर आकर रिलैक्स करने के लिए। तो पूरा दिन भी अगर आपने स्पेंड करना हो PF यार्ड क्लब में, तो दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस कि आइए खाना यहाँ पर खाइए, उसके बाद ज़रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बड़ा अच्छा एम्बियंस यहाँ पर लग रहा है। लेकर चलते हैं आपको ऊपर भी, क्योंकि सुना है कि ऊपर ज़्यादा रिलैक्सिंग माहौल है। आ चुके हैं ऊपर, ज़बरदस्त यहाँ पर भी माहौल लग रहा है।
इस तरफ का माहौल तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला एरिया। जब हो जाए शाम और यहाँ से और नज़ारा समंदर का, तो क्या ही बात है। थक गए हैं तो उसका भी बंदोबस्त है यहाँ पर, और वो बंदोबस्त है ये द 2 ब्यूटीफुल रिलैक्सिंग मसाज चेयर्स। यहाँ पर बैठ जाइए और अच्छा सा मसाज आप करा लीजिए। पहुंच चुके हैं हम बंडल आइलैंड पर। बंडल आइलैंड का नाम सुनते ही वो तनाज़ा याद आ जाता है जो वफाक और सिंध के दरमियान चल रहा है इस आइलैंड को लेकर। लेकिन चले तनाज़े को करते हैं गुड बाय, और हम सिर्फ करते हैं आज एडवेंचर की बात, फ़न की बात, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं आज पैरासेलिंग करने के लिए। पैरासेलिंग करने अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर याद रखिए कि एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर जाइए। इसके साथ साथ सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए, क्योंकि ज़ाहिर है स्किन हो जाती है ख़राब और पानी में गिरने का चांस होता है 99%। इफ़ यू आर दैट लकी 1% तो आप शायद ना गिरें पानी में, लेकिन गिरना तो पड़ेगा। देखते हैं आज कितनी बार हम गिरते हैं पानी में, चूँकि अभी सबसे पहला जो हमने थ्रिल करना है वो है पैरासेलिंग। आइए मेरे साथ। जब रेडी कहूँगा आपने रनिंग पोजीशन में रनिंग करनी है उस वक्त तक, जब तक पैरा आपको खुद उठाता नहीं है। ये जो आपने ये पकड़ी हुई है सर, जब पैरा आपको उठा लेगा, खुद बैठना नहीं है, बेशक पानी आ जाए, आपने रनिंग जारी रखनी है। ठीक है। अगर बैठ जाएंगे तो ये आपको घसीट के ले जाएगा। ठीक है। बोट चल रही है। ठीक है। पैरा उठ गया, आपने ये हाथ यहाँ से स्विच करके यहाँ पे आ जाने हैं। ये जो दोनों साइडों पे ये स्ट्रैप हैं। ठीक है। ये उस वक्त आपके यहाँ पे बिल्कुल विजिबल होंगे। ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। इसको बचा के सर। ठीक है। ये क्विक रिलीज है। ठीक है। इस पे हाथ ना लगे, यहाँ पे आ जाए। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आपने अपनी सीटिंग बनानी होगी। ओके। अगर सीट बनी हुई है तो ठीक है, वरना ये आपके पीछे सीट है। ठीक है। अल्टरनेट, आपने ये जो हाथ पकड़ी हुई है, अल्टरनेट ये पकड़ा हुआ है, इसको नीचे नी की तरफ, ऊपर नहीं नीचे, ये नीचे जाएगी तो आपकी सीट बनेगी। ओके। वो मोमेंट आ चुका है जिसका मैं कर रहा था बड़ा बेसब्री से इंतजार, यानी अब मैं रेडी हूँ। मुझे ब्रीफ कर दिया गया है। लेट्स सी कि ऊपर कितना फन होने वाला है। माइक छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ, लेकर आऊँगा वापस बहुत सी यादें, देन विल शेयर के हुआ क्या ऊपर। दुआ कीजिए खैरियत से आऊँ। लैंड पर उतरने की कोशिश करूँगा, ना उतर पाया तो पानी में जाऊँगा। पैरासेलिंग इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जरूर ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। और कराची में है समंदर, तो क्यों ना करें वाटर स्पोर्ट्स, क्यों ना करें पैरासेलिंग, क्यों ना करें एक्टिविटीज जो यहाँ पर अवेलेबल है। पीएफ याच क्लब ने आज जबरदस्त दिन बना दिया कि हमने वो एक्टिविटीज की हैं जो हम करना चाहते थे, जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हमने आज यहाँ पर आकर पूरी कर ली। इट्स अमेजिंग। पैराशूट के जरिए हम हैं फजाओं में और जेटी हमें लेकर जा रही है अब वापसी की तरफ, और थोड़ी थोड़ी सी मस्तियाँ भी हो रही हैं। पानी के करीब लेकर जाते हैं, फिर जेटी तेज चलाते हैं ताकि हम थोड़ा सा पानी के करीब जाएं, थोड़ा डर लगे कि पानी में कहीं गिर ना जाए। गिर गए तो क्या हुआ, सेफ्टी गेयर एयर जैकेट पहन रखी है हमने, और ज़बरदस्त जी एक बार फिर से जा रहे हैं ऊपर। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द आइलैंड, क्योंकि अब हमने करनी है लैंडिंग। तो देखते हैं कि मेरी लैंडिंग होती है कैसी। इसके लिए अब आपको हम ज़रा दूसरा व्यू दिखाएंगे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं लैंड कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर पाया खुशकी पे। इट्स अमेजिंग। थ्रिल, फन, एडवेंचर से भरपूर वाटर स्पोर्ट्स हम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कब से हो रही हैं, नया क्या आने वाला है, सब पर बात करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर हसन अकबर इस विद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने इसको मैनेज किया, और थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कितना अरसा हो गया कि जब आप ये पैरासेलिंग भी करा रहे हैं और दीगर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये दिस क्लब इज़ सिंस 1928। इट वाज रॉयल एयरफोर्स सेलिंग क्लब, और अब ये पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स यार्ड क्लब है। तो काफ़ी अरसे से हम ये पैरासेलिंग करवा रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, ना सिर्फ यहाँ पे पैरासेलिंग है बल्कि बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़। सर, पैरासेलिंग हमने की, अभी ज़रा हम आगे चलकर जेट्स की भी करेंगे। आई गेस बड़े मुश्किल से नाम है, बनाना बोट एंड डोनट्स एंड सोफ़ा, तो वो तो हम आगे जाके एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा अगर आप मुझे बता पाएंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पैरासेलिंग।
पैरासेलिंग के अलावा हमारे पास जेट स्की है, स्पीड बोट है, बनाना बोट्स हैं, सर्फिंग है, नी सर्फिंग है, ऑलमोस्ट 15 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास जो आप कर सकते हैं। अच्छा, कैसे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, कैसे बुकिंग होती है, या ऐसे होता है कि बहुत रश है, किसी ने कांटेक्ट किया तो आपने कहा नहीं भाई इस मंथ तो आप कर नहीं सकेंगे, या नहीं कांटेक्ट किया तो आप लोग इजीली मैनेज कर पाते हैं? जी बिल्कुल इजीली मैनेज कर पाते हैं, और ना सिर्फ कराची वाले बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो कराची आते हैं, अच्छा, उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इतने दूर से आए हैं तो उनको प्रायोरिटी देते हैं हम बुकिंग्स। ऐसा है कुछ नया प्रोजेक्ट जो आप लोग लॉन्च करने वाले हैं? जी, इंडस स्कूबा हमारे साथ रजिस्टर्ड है, हमने स्कूबा डाइविंग लॉन्च कर दिया, और उसके अलावा काइट सर्फिंग हम लॉन्च करने लगे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे कि जेट स्की और जो उन्होंने नाम लिए मुश्किल से, बनाना बोट है, डोनट है और बड़ा कुछ है। देखते हैं, अभी तक तो हम सूखे हुए हैं, लेकिन क्या हम सूखे यहाँ से वापस जाएंगे या कि गीले होकर जाएंगे? समंदर पे आए हो, गीले हुए बगैर तो जाओगे नहीं। लेट्स सी आगे अभी और कौन सा ऐसा है थ्रिल का कहना चाहिए सीन जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। एक और थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए तैयार हो रहे हैं हम और जाने लगे एक ऐसी मोटरवे पर कि जहां पर कोई रोकेगा नहीं। मोटरवे है वो समंदर पर और चलाने लगे हम जेट स्की। तो हम आ चुके हैं एक ऐसी मोटरवे पर जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, सवारी है मेरे पास जेट स्की। अब देखते हैं कितना थ्रिलिंग ये एडवेंचर होने वाला है। आसमानों तक गए थे, अब है समंदर में, देखते हैं कि कितना मजा आने वाला है। आइए मेरे साथ। समंदर का अपना ही मजा है और यहाँ पर जेट स्की चलाने का क्या जबरदस्त फन है। और जब हम बात करें समंदर की, समंदर को समझना जरूरी है, समंदर में खेलना जरूरी है, समंदर में एंजॉय करना है। और क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं एंजॉय, चला रहे हैं जेट स्की, इट्स अ थ्रिल, बड़ा मजे का एक्सपीरियंस। जितना भी तेज चलाओ, चालान करने कोई नहीं आएगा, तो मैं चला तेज चलाने। बाकी मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिए, मैंने सोचा आए हैं यहाँ पर तो क्यों ना स्विम करके वहां जाए। तो आप आइए बोट पर और मैं करता हूँ स्विमिंग। तो जनाब बड़ी जबरदस्त चीज स्वेप करके आया, मजा आया? बहुत ज्यादा मजा। मुझे लगता है भंगड़ा भी डाला आपने। थोड़ा सा डाला था, आपने नोटिस कर लिया? हाँ, नोटिस कर लिया। अच्छा, जरा सोचिए इस पानी में करंट होता फिर भंगड़ा तो ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि घर में जो पानी होता है, क्या उस पानी से बिजली बन सकती है? कहने का मतलब क्या? आप घर में पानी में बिजली, तो मतलब टंकी के अंदर करंट हो जाए? नहीं, या पानी नलके से करंट लग जाए आपको? कहना क्या चाह रही है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही, मैं दिखाना चाह रही हूँ नाज़रीन। अच्छा चलिए, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चंद लम्हात पहले हमने जो जिक्र किया था कि टरबाइन से बिजली ज़ाहिर है बनती आई है जनाब, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन टरबाइन से बिजली कब बनती है? जब तेज़ लहरें होती हैं, तेज़ बहाव होता है पानी का, वो दरिया का हो, वो नदी का हो, तब बनती है बिजली। लेकिन जो हम टरबाइन इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये अगर कराची के नदी नालों पर लग जाए या वहाँ पर लग जाए जहाँ फ़्लो बहुत ज़्यादा कम हो, फिर भी ये पैदा कर सकती है बिजली, ये सलाहियत है इसमें। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली इसको डिज़ाइन किया। मलिक मोहम्मद अली, साद, सरमद सत्तार और ज़फ़ीर अहमद खान इज़ विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़बरदस्त जी। हमारे सेट पर भी इस वक्त सारा मामला आपने जो है सजा के रख दिया। अली, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये प्रोजेक्ट था आपका फाइनल ईयर का और ग्रुप का प्रोजेक्ट था ये? जी बिल्कुल, ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आता है। अच्छा। तो हमें इसको बनाने में तकरीबन 1 साल हमें टाइम गिवन था, इसको हमने कोविड के सिचुएशन के बाद हमने इसको 6 मंथ्स के अराउंड कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये टरबाइन उस टरबाइन से क्या मुख्तलिफ है जो कि नॉर्मली हम ट्रेडिशनली देखते आए हैं, जो अपर एरियाज ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर लगी होती हैं कि ज़ाहिर है वो तेज़ बहाव होता है, टरबाइन चलती है और बिजली बनती है? बिल्कुल, जो नॉर्मली जो टरबाइन अभी पाकिस्तान में जो लगी हैं वो बेसिकली डैम्स की सूरत में लगी हैं जहाँ पर टरबाइन लगी हुई हैं। ठीक। ये जो हमने टरबाइन बनाई पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा बना है जो पानी के भाव से बिजली बनाती है। तो जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में देखेंगे रिवर कुनार है जहाँ पे पानी का फ्लो तो बहुत है लेकिन उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे ये टरबाइन लग सकती है। और वहाँ के जितने भी होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे गैस हीटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बिजली की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये वहाँ पे बहुत फायदेमंद काम होता है। ऑलरेडी वहाँ पर लगे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इमरान खान साहब ने कहा 350 डैम बनाएंगे और छोटे छोटे डैम्स होंगे और इस तरह टरबाइंस लगेंगी, ये वही वाले हैं? उसकी कड़ी लगती है? नहीं, उसकी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। वो अलग कैसे? ये मुझे बताएं कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लगे जहाँ
फ्लो कम हो, तो क्या कहीं पर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई टरबाइन लगी हो जो कम फ्लो पर बिजली पैदा कर सके? नहीं, अभी तक ऐसी तो कोई टरबाइन नहीं लगी, क्योंकि जो टरबाइंस अभी तक जो लगी है उनके प्रॉपर हेड चाहिए होता है, और डैम्स की सूरत में जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं और टाइम टेकिंग भी होता है, जबकि ये टरबाइन हमने खुद 6 मंथ्स में कंप्लीट कर ली है। और अगर इसको मास प्रोडक्शन में डाला जाए तो इसका टाइम भी कम लग सकता है इसको बनाने में, और इसकी कॉस्ट भी कम लग सकती है बनाने में। चलें, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं, एक तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनका नाम याद किया था, इनका नाम ज़फ़ीर है। अच्छा, इसमें कीमत कितनी, लागत कितनी आई, और दूसरा ये कि ये आइडिया कैसे आया? ये इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख है। 1.5 लाख। और दूसरा जो आइडिया इसका आया वो ये कि जब हम लोगों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी थी, तो हम बेसिकली पावर के स्टूडेंट्स हैं, पावर जनरेशन। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे जनरेशन हो। हम पहले रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ गए, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है। सोलर और विंड जो होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। विंड जैसे विंड टरबाइन विंड होता है तो चलता है, सोलर जब तक सोलर एनर्जी है तब तक चलता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि 24/7 चलती रहती है। अच्छा, तो फिर हमने रिसर्च करी थोड़ी, फिर हम इस डिज़ाइन के ऊपर आए, तो हमने फिर इसको अब मुझे बताएं कि स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि ये किस जगह पर आप लोगों ने बेसिकली इसका प्रैक्टिकल किया था? ये बेसिकली 4K चुरंगी कराची में का इलाका है। 4K चुरंगी के आसपास की जगह हब कैनाल में हमने इसको टेस्ट किया है। अच्छा, तो यहाँ फ्लो था, बिकॉज़ मुझे लग नहीं रहा कि कोई फ्लो है, बड़ी चल रही है, बहुत डेड फ्लो है, बहुत नॉर्मल फ्लो था। और इस पे भी इसने 500 वॉट्स जनरेट किए हैं। 500 वॉट्स जनरेट किए। इसकी कैपेसिटी 1000 वॉट्स की, लेकिन हल्के फ्लो पे भी इसने 500 अचीव किया है। अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं कि घर में बिजली पैदा हो सकती है, ये एक सवाल है, तो क्या ये इस तरह से आम घरों में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस अगर आप जैसे मैं एग्जांपल दूं, कराची में फ्लैट्स बहुत हैं, तो फ्लैट्स की जैसे वाटर टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े लार्ज टैंक्स होते हैं उनके, तो उनमें इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस पानी फ्लो हो रहा होता है उसमें से। तो उसकी अगर हम आउटलेट पे लगा दें इसको, जहाँ से पानी की निकासी है उस टैंक की, तो ये आराम से पावर कर सकता है 1 या 2 घर को। अगर इसके बड़े यूनिट बनाए तो आराम से पावर हो सकती है। 1000 वॉट है। 1000 वॉट का मतलब तो ये हुआ कि अगर बाकी सब चीजें छोड़ भी तो इस्त्री चलेगी इस पे, इस्त्री चलेगी इस पे, बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा कॉस्ट जरूरी है ये इस्त्री चलेगी। और मर्द इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली वो खा जाती है। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होता है कि जिस तरह आपने कहा घर में अगर वाटर टैंक के आपने एग्जिट पर लगा दी, या फॉर दैट मैटर किसी और जगह पर आपने लगाया जहाँ से पानी का फ्लो है, बेशक स्लो फ्लो भी है, और बिजली पैदा होती है, चूँकि इसकी आपने 1.5 लाख बताइए मुझे कॉस्ट, तो इससे यूनिट जो है कितने का पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट होता है? तो यूनिट अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लें कराची की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें के इलेक्ट्रिक का यूनिट जो है हमारे पास वो 18 समथिंग का कुछ आता है, 18.75 रुपीज़ का एक यूनिट है। तो अगर हम इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, इसकी 1.5 लाख रुपए इसकी एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उस पर ये अपने जो इसका जो ओनर होगा उसको ये अराउंड 6 मंथ्स में इसकी कॉस्ट रिकवर कर देगा। अगर ये दिन के 12 किलोवाट आवर बना रहा है, मतलब 12 यूनिट ये दिन के बनाता है, तो अगर महीने में आप हिसाब लगा लें तो 360 यूनिट्स ये बना रहा है, तो ये एक अच्छा जो है यूनिट्स का फिगर, और आम नॉर्मल घर का इतने यूनिट्स का बिल आता है। ठीक, सही है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे सोलर पैनल में तो मामला ये होता है कि आपको समटाइम्स बैटरी भी बार बार चेंज करनी होती है, सोलर पैनल्स को भी समटाइम्स चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा मामला नहीं है। ऐसा नहीं, उनको साफ वगैरह करना पड़ता है। सोलर पैनल की मेंटेनेंस अलग है, इसमें ये बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है। बस क्या रिक्वायर्ड है इसके यूज़र को कि उसके पास फ्लोइंग वाटर का कोई सिस्टम। अब जरा चल देखते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। यहाँ पर कोई नदी नहीं है, ना K4 चौरंगी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर से रोटेट बनती कैसे आपको दिखाते हैं जी। देख लो, वोल्टेज देख लो। आप आ जाएं, अगर आपको आगे आना है तो प्लीज़ आप इसे साथ साथ एलैबोरेट भी करते जाएं कि किस तरह से ये जो है इसके हमारे पास AC वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब ये AC हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से कि ये AC वोल्टेज जनरेट करता है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं DC में, ओके, और उससे बैटरी स्टोर पे बैटरी चार्ज करवाते हैं, एंड देन उसको इन्वर्ट करके फिर हमारे पास जो बैटरी और इन्वर्टर का सिस्टम जो है पहले से यूज़ हो रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट किया है। अब देखें ये कि DC वोल्टेज, ये कैमरे की तरफ कर दें इसको प्लीज़, नहीं कैमरे की तरफ, इस तरफ, ओके। ये DC वोल्टेज बना रहा है हाथ से घुमाने पे भी, 66 DC वोल्ट बना रहा है, 12 वोल्ट पे बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अब हम इस पे लोड चलाएंगे क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है हमारा, ओके, और ये बिजली पैदा हो गई। रोशन नया दिन का सेट, और रोशन पाकिस्तान और रोशन कराची भी होगा अगर आप इसको सही तरीके से समझ लें। अच्छा, तो ये मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे उन्होंने कहा कि घर में अगर आप इसको रख रहे हैं, लेकिन एहतियात बरतनी फिर भी ज़रूरी है। अच्छा, और ये दूसरा वाला बल्ब, ये इस पर हमने 500 वॉट का भी इस पर लोड डाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर आ रहे हैं, 2.1 एम्पियर ये इस वक्त हो रहे हैं इसके। अच्छा, और
ये इस वक्त का सिस्टम है, AC लोड चल रहा है इस पर, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। ये कितने वॉट हैं इस वक्त? ये 500 वॉट है, ये 200 का एक और ये 100 वॉट का ये। ठीक है, वरना जो कैपेसिटी है इसकी वो 1 किलोवाट तक है। 1000 वॉट या 1 किलोवाट। हाँ, लेकिन अभी ज़ाहिर है हमें अभी इसको पानी नहीं मिल रहा, तो ठीक है, कम लोड पे चला। तो हम तो घर बैठ के, जो घर में एक फारिग शख्स होगा सकेंगे तो खुद चलाता रहे इसको। तू बिजली पैदा कर बैठ सारा दिन चलाते रहो, आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जॉब नहीं किसी को मिले, एक बंदे को बिठा दिया आपने, चल तेरी ये जॉब है, तूने ये करना है, घुमाता जा बिजली पैदा कर। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था वो डैम्स की वजह, जिस पर बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, जिस हमने रिवर कुनहार की बात की है, हमारे पास ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बहाव है दरियाओं का, स्पेशली अपर एरियाज़ में, और वहाँ पर अगर छोटे छोटे गांव में ये लगता चला जाए और लगते चले जाएं तो वो गांव में बिजली होगी, उस इलाके में बिजली होगी, और बल्कि कॉस्ट भी इसकी जिस तरह से 6 महीने में रिकवर। और जैसे गर्मियाँ आगे आ रही हैं, हम देखते हैं गर्मियों में ये ज़्यादा मसला होता है, बड़े शहर या छोटे शहर, ये गाँव देहात के बिजली नहीं है, और घंटों घंटों क्या दिनों बिजली नहीं होती है, तो बड़ा मेरा ख्याल है अब इस पर तो फवाद चौधरी साहब को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या वैसे वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात हुई आपकी? अभी तक तो हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि हर कोई मतलब हमें अप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई अप्रोच नहीं हुई है। ओके, तो हम चाह रहे हैं। इंजीनियर्स का एक दुख ये भी है, अभी मैंने भी पे इसलिए फोकस किया क्योंकि इंजीनियर्स से मुतालिक बहुत सी और चीज़ें ना बड़ी सामने आती रहती हैं। इंजीनियर्स इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत हो रही होती है, लेकिन फिर भी थपकी नहीं देते, थपकी नहीं मिलती। तो ऐसा है, हुकूमत के अलावा भी आपको फील होता है कि एज इंजीनियर्स कोई ये मामला है, या वो सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स तक ही है? एज एन इंजीनियर अगर आप इस तरह से अपना करियर को परस्यू करें कि आपकी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, लोग क्या करते हैं अमूमन जो है वो मार्क्स के पीछे भागते हैं, बस पास करके हमें जो है जॉब करनी है और बस एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, कुछ अगर नेशनल लेवल की तरफ अगर सोचें इस बारे में, तो बिल्कुल हम लोग भी बस यही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें सपोर्ट दी जाए इस चीज़ की, तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से फवाद चौधरी साहब तक ये बात पहुंचे, समझिए आपकी ये बात उन तक पहुंच गई, ये पूरा सेगमेंट उन तक पहुंच गया, और हम इंशाल्लाह उनसे इस बारे में मजीद बात भी करेंगे। इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल कॉन्टेक्ट यू। अभी यूनिवर्सिटी की अप्रिसिएशन है, पूरा पाकिस्तान आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान के हालात को समझते हुए, यहाँ के डायनामिक्स को समझते हुए, कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अभी हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ तो इस तरीके से किया था कि जो IPPs के साथ मुआहदे हैं वो इस तरीके से अब उनको रिविजिट किया जा रहा है कि सस्ती बिजली मिले, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो अब ज़ाहिर है बिजली सस्ती मिलेगी। तो क्यों ना जी अब आगे बढ़ें और अब बात कर लेते हैं हम खवातीन की। उनको भी बड़ा शौक है ना अपने चेहरे को रोशन करने का। तो 1 किलोवाट का जो ये जो रोशनी इस वक्त महक आपके चेहरे पर है, ये बेसिकली जो ग्लोइंग स्किन इनकी है, सिर्फ इस वजह से नहीं है। अब ये वजह क्या है? और भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? आप मेरे ख्याल है स्पेशली एक जगह गई थी, बिल्किस आपा के पास गई थी। बिल्किस आपा के पास मैं गई और मैंने कहा आपा मैं चाहती हूँ मैं मजीद खूबसूरत लगूं, मजीद मेरी जो स्किन है वो ग्लो करे। अच्छी बात, आपने मजीद पे बड़ा फोकस किया है। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह चमकता धमकता रखे, सितारा है आप हमारी। चले जी, महक वहाँ पर गई, जिस तरह ग्लोइंग स्किन लेकर वहाँ से वापस हैं, तो ये सफ़र कैसा आपको दिखाते हैं? तो हम बहुत सारे आपके मसलों को डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में। हम कहते हैं कि जी अगर आप घर में बैठे हैं तो अपने किचन में जाएं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सीजनल फ्रूट्स खाएं, आप सब्जियां खाएं। हमारा पैनल आपको आपके मसलों का हल बताता है। हमारे पैनल की एक मेंबर होती है बिल्किस आपा, डॉक्टर बिल्किस, लेकिन हम सबकी बिल्किस आपा है। तो जो आज मेरे हाथ में आप बॉक्स देख रहे हैं, मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन इसे जूम करके दिखाएं। मैंने तो इसको मैजिक बॉक्स का नाम दिया है। इतने फंक्शंस है जनाब इसके अंदर। एक छोटी सी मशीन, मुन्नी सी मशीन है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि इसके इतने फंक्शंस हैं कि आपको एक दफ़ा जब आप अपनी स्किन पे ये अप्लाई करवाएंगे, आप ट्रीट करवाएंगे, तो आपको एक दफ़ा में ढेर सारी चीज़ों के इसके हल मिलते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, अगर आप PRP करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कट ना लगे, ब्लीडिंग ना हो स्किन से, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपकी स्किन सूज रही है, ये स्किन आपकी ढल चुकी है, एंटी एजिंग हो रही है, आपको कोई भी मसला है, तो आपने करना ये है बिल्किस आपा के क्लिनिक आना है आपने, और इस चीज़ की डिमांड करनी है, इस डब्बे की डिमांड करनी है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैंने ये सोचा कि मैं क्लिनिक में आऊँगी और मैं खुद देखूँगी, और मैं खुद देख के खुद इस चीज़ को जब मैं मान जाऊँगी, जब मैं इस चीज़ पे कायल हो जाऊँगी कि वाकई ये मशीन ज़बरदस्त है। और सुपर से ऊपर वाली जब हम बात करते हैं, तो इस मशीन के फंक्शंस जब मैंने पढ़े तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको हम लाइव दिखाते हैं, ताकि आवाम की तसल्ली भी हो जाए, आपको समझ भी आ जाए कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो जनाब बिल्किस आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैंने तो ये डब्बा पकड़ लिया ना, मैंने तो कहा कि भाई आज मैं देख के जाऊंगी ट्रीटमेंट। और फिर जो मेरी आवाम है ना, आपको पता है हमारी आवाम ऐसी है कि जब तक हम खुद
करके ना दिखाएं। जी बिल्कुल। जब तक हम इम्प्लीमेंटेशंस को वाज़े तौर पर अपनी स्क्रीन पे ना दिखा दें, टीवी पे ना दिखा दें, तब तक उन्हें तसल्ली होती नहीं है। जी बिल्कुल तसल्ली नहीं होती, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे कि हाफ जो है करके दिखाएंगे और हाफ रहने देंगे। बिल्कुल ठीक है, ताकि दोनों ये डिफरेंस भी नजर आए। बिफोर आफ्टर तो हमने बताना ही है, लेकिन लाइफ में भी हाफ करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग लाइट थेरेपी से पता होगा, बहुत सारे लोग लाइट्स का भी वो है। मुझे जरा एक तो ये बताएं कि लाइटें कितनी हैं, किस लाइट का क्या काम है? देखिए 4 किस्म की लाइटें हैं। ग्रीन लाइट्स जो है वो रीजनरेटिंग के लिए, जैसे किसी के अगर स्कारिंग है तो उसको फिलअप करने के लिए आपके लिए है। इसमें जो है ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट तो हमेशा अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है तो उसके लिए भी है, लेकिन यहाँ ब्लू लाइट के 2 फंक्शन हैं। ये आपके सीरम को पेनिट्रेट करके उसको इंटरनल अंदर डालने के लिए, मतलब कि इंटरनल वो पेनिट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। वो हम जो है ना हर एक में ब्लू लाइट यूज़ करते हैं लास्ट में। फिर इसमें रेड लाइट भी है जो आपके पोर्स को पहले ओपन करती है। देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पोर्स खुल रहे हैं, जो कि पहले चुनने से ना उसको पहले प्रॉपर वो खोल रहे हैं, और उसके बाद उसमें सीरम है ऐड हो रहा है, और फिर प्रॉपर वो बंद हो रहा है ताकि अच्छी तरह वो काम कर सके। जी बिल्कुल। और सीरम कौन से हैं? वो है स्टेम सेल्स। पूरी दुनिया अब जा रही स्टेम सेल्स, और मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं प्लांट सोर्स स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे जो है ना रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। अच्छा जी बिल्कुल। इस ये आपको जैसे आप डर्माब्रेजन लोग कराते हैं, रीसर्फेसिंग कराते हैं, या PRP कराते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं करा सकते। बीइंग अ नेचुरोपैथ जो है ना कट ना कुछ, और एक मशीन एक डिवाइस से आप ये सारे मसले हल ना, वो कहते हैं ना कि एक मशीन ढेर सारे इसके मसलों के ढेर सारे, एक ही हल है, एक मशीन। अच्छा, हम PRP जब कराते हैं ब्लीडिंग होती है, 2-2 दिन तक वो निशान रहते हैं, और आपका ब्लड लिया जाता है। इसमें वो नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये रिजल्ट जो है ना, इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा, और जो मतलब के और इसको पढ़ भी लेना कि क्या है। और ये सब पूरी दुनिया में गोल्ड जो है ना वो 24 कैरेट गोल्ड, और जब गोल्ड फेशियल की हम बात करते हैं तो महंगे होते हैं ना कि आप सोचते हैं सिर्फ कि हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और जब गोल्ड आपकी स्किन पे लग रहा है तो सोचेंगे कितनी आपकी स्किन निखर रही है, कितनी फ्रेश हो रही है, कितना ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। कि जो चीज़ इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, या जो चीज़ हम बता रहे हैं, या आपके सामने हम करवाने लगे हैं, उसका रिजल्ट कैसा है और वो किस लिए। एक मशीन में बहुत सारे मसलों का हल है, जैसे कि बल्कि सापा ने भी बताया है। और अब जब हम इन खातून का ट्रीटमेंट करने लगे यहाँ पर, तो फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अच्छा देखिए, ये स्टेम सेल्स अब ये क्या काम करेगा? ये स्टेम सेल्स अंदर जाके आपकी स्किन को रीजनरेट करने में आपकी मदद करेगा, और इसको लिफ्ट करने में, जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं वो थ्रेड लिफ्टिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, किसी चीज़ से कोई मनादी नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथ हूँ, प्लांट सोर्स चीज़ें आपको बता रही हूँ, करके बताएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा इसके रिज़ल्ट कितने ज़बरदस्त हैं। ठीक है, ये जो पहले हमने इनकी क्लेंजिंग कर ली है। क्लेंजिंग करने के बाद जो है यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप बस ये है। अब इसको जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे ताकि ये पेनिट्रेट अच्छी तरह हो। ठीक है, अब ये हीट के साथ क्या करेगा? हीट के साथ ये जो चीज़ को पेनिट्रेशन में आसानी से इंटरनल पेनिट्रेट करने में आपकी मदद करेगा। सही। अच्छा, इस मशीन के साथ इसके आई का भी डिवाइस अलग है। हम कोई भी मशीन अपनी आंखों के गिर्द नहीं कर सकते, मगर ये मशीन आराम से कर सकते हैं। इससे आप पफी आइज का भी मसला है, डार्क सर्कल्स का आपको मसला है, आपकी ड्रूपी आइज हो रही हैं, आपकी ये सारे मतलब एजिंग हो रही है, तो वो भी हम स्टेम सेल्स से जो है ना उसको सही कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई कट नहीं करना, कोई अपनी खाल नोचनी नहीं है, कुछ नहीं करना। तो जैसे से इनका ये प्रोसेस हो रहा है वैसे हम देख रहे हैं कि लाइट भी चेंज हो गई है। हाँ, अब ये येलो लाइट आ गई। जी येलो लाइट आ गई। ठीक है, अब ये किस लिए है? ये बस हम इनकी थोड़ी सी ना स्किन को मजीद लिफ्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ मसला हो रहा है, कुछ दर्द हो रही है? नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है स्किन के अंदर कुछ जा रहा है, मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है कि स्किन दोबारा से मेरी जो अच्छी सी हो जाएगी ना, खुशी भी नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। आपकी स्किन पे एक लेयर है डेड स्किन की,
जब तक वो लेयर नहीं उतरती है तो आपकी स्किन उस वक्त तक ग्लो नहीं कर सकती, आपकी स्किन उस वक्त तक नीट नहीं हो सकती, और वो डेड स्किन रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्टी होता है हमारा इर्द गिर्द का माहौल, और डस्ट है जिसकी वजह से क्या होता है आपको एक्नी हो जाती है, फिर उसके निशान रह जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं आपकी स्किन पे। आपको इस तरीके से सेटिस्फाई करे कि वाकई वो आपकी स्किन पे काम भी करे। अच्छा जी, एक और आपा ये क्या है? बस अब ये आंखों पे कर लेंगे ना, ये तो सारा हो गया। अभी इसका जब इनको बिठाएंगे ना तो आपको इनका फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, सही है ना? तो इसके लिए, और ये रेड लाइट हमने आंखों के लिए यूज़ की है जी, पहले रेड लाइट ही यूज़ करेंगे और इसका सीरम है। देखिए इनका ये ना कोलेजन बूस्टर यूज़ करेंगे आंखों के, ताकि इनके ड्रूपी और ये सारी चीज़ें सही हो। ठीक है जनाब, ये सीरम अप्लाई किया आपने, और इसके बाद ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी आप मशीन आप आंखों के इर्द गिर्द नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये ऐसी मशीन है कि आप इसे इजीली कर सकते हैं आराम से। अच्छा, लाइक इसकी भी वही लाइट्स हैं? इसकी सिर्फ 2 लाइट्स हैं, रेड और येलो। रेड और वो, जी बिल्कुल, ब्लू। रेड और ब्लू, ओके ठीक है। बस जैसे ही सीरम पेनिट्रेट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम ब्लू लाइट देंगे ताकि वो जो है ना पोर्स जो है ना मिनिमाइज हो जाए। आपको पीआरपी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पीआरपी कराना चाहे तो पीआरपी का अपना ही जैसे उनका ब्लड होता है वो लेके आप इस मशीन के जरिए पीआरपी भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। लेकिन पीआरपी में इंजेक्ट करते हैं ना, वो इसके लिए नीडलिंग नहीं हो सकती, इस वाली जनाब इस वाले प्रोसेस में नहीं है। अच्छा, वो अक्सर होता है कि उसके लिए एक नीडल यूज़ करते हैं, उसके लिए उसको जलाना पड़ता है, सब कुछ करना है, इसमें कोई कट जलाना कुछ भी नहीं। जिनके मतलब है ना बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक हेड्स जो होते हैं अंदर होते हैं, 1 से 2 दफ़ा कराने से वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जी, और उसके बाद जनाब इनका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और 2 हिस्सों में इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाएं कि एक वो जिसमें हमने किया और एक वो जिसमें हमने नहीं किया। उसकी वजह यही है कि आपको पता चल सके कि इसके करने का फ़ायदा, और जिस एरिया में हमने नहीं किया वो एरिया बगैर किए किस तरह का लग रहा है। तो जब भी ये मशीन काम करना शुरू करेगी सबसे पहले रेड लाइट का ही काम होगा, जिसका मकसद है कि पोर्स आपके खुलें, सीरम अच्छे तरीके से अंदर जाए और वो फिर काम करना शुरू करे, स्किन के अंदर से बाहर आ जाए। मतलब ये आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी स्किन कितनी डस्टी होती है, स्किन के अंदर से पूरा जो है ना वो हो जाता है। अगर मैं अपनी डिवाइस ये वाली भी दिखाऊं जो किया है, तो अगर इसको देखें ना, अभी हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से अभी क्लेंस करना पड़ेगा ना, इस पे यूज़ हुआ है ना, तो इस पे भी देखें डस्ट आ जाती है। फिर इसको हम देखें ये हमने आई के उस पे किया था कि, और ये देखिए अल्कोहल सॉप से हम लोग साफ कर लेते थे। देखिए अभी ये जो सफाई की थी, तो ये मेरा कैमरा आपको दिखाएंगे, ये देखिए आँख के इर्द गिर्द जो डस्ट है, क्लिनजिंग हमने कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये डस्ट आपकी स्किन पे है, और ये स्किन अब ये ट्रीट करने के बाद वो डस्ट सारा निकला है। अब मैं चाहूँगी कि ये बैठें और मेरा जो कैमरा है वो जूम करके ज़रा इनके जो चेहरे को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था वो दिखाए कि जनाब ये जिस साइड पे मेरा हाथ है ये वो एरिया जहाँ पर नहीं किया हुआ था, और उस साइड पे वो सारा प्रोसेस किया है, वो सारी लाइट्स यूज़ की हैं। और आपको ये अपना वीक आप करवाएं ताकि आप जब आप एक रूटीन जब बना लेंगे ना, तो रूटीन बना के जब आप ये चीज़ करवाएंगे तो यकीनन बहुत 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 ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। और मुझे पहली दफ़ा में ही ना पहली दफ़ा में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये वाले नीचे है, देखिए ये ऊपर है। लिफ्टिंग आप अगर देखेंगे ना तो वाज़े लिफ्ट हुआ है, एक तरफ से ड्रूपी है। अच्छा लग रहा है? कोई दर्द हुई नहीं? क्या फील हुआ? पहले स्किन हीट हुई, ठीक है, अच्छा फिर ठंडा लगा के ठंडी हुई है स्किन, तो अब इस तरफ और इस तरफ में कुछ जलन हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको जलन हो रही है, कुछ जलन नहीं हो रही है। अब होता है स्किन से इतना डस्ट निकला है, हालांकि हमने इसको क्लिंस कर लिया हुआ था, क्लिनजिंग हमने की थी, उसके बावजूद जो है वो स्किन पे और ये ना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना ऐसे ऐसे ग्लो आता जाएगा, क्योंकि जो हमने पेनिट्रेट किए ना, जो चीज़ें जो हमने स्टेम सेल्स पेनिट्रेट किए वो जाके अपना काम करना शुरू कर देगा। बस इसके साथ पानी ज़्यादा पिए, जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद ये ग्लो मज़ीद आता जाएगा। जैसे हम दूसरे फेशियल कराते हैं तो वो होता है कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक सही चेहरा रहता है, 1-2 दिन सही रहता है, लेकिन ये ग्लो 1 घंटे के बाद इसका ना रिजल्ट और ज़्यादा हो जाता है। तो जनाब झाइयाँ हैं, चेहरे पे एक्नी है, चेहरे पे दाग रह गए हैं, या फिर स्कार्स हैं चेहरे पे,
चेहरे आपको ये वाज़े मिसाल लिफ्ट इनका चेहरा हो गया और मैं हैरान हूँ कि जनाब एक तरफ से हुआ एक तरफ से भी नहीं और कितना जल्दी और कितना इजी प्रोसेस है ये और तकलीफ़ बकौल इनके कोई नहीं तकलीफ़ नहीं हुई ना। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो लेकिन आप खूबसूरत मज़ीद खूबसूरत लगें तो ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएँ। वक्त हो गया ख़ात्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।